Hello, good evening, everyone. I hope I am audible and visible. Good evening, everyone. Good evening. Akshita, Bhaskar, Mohit, Cyrus, Chahat, Sneha, Sharanya, Gaurisha, Pragya, Chavi, Bhavi, सब लोग को गुड इवनिंग. थैंक यू एज ऑलवेज. सब लोग कनेक्ट हो जाइए. आपके कनेक्ट होने के बाद स्टार्ट करेंगे. बिल्कुल. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. अच्छा, इसमें एक चीज देखिए, सेल्फ चैट का भी ऑप्शन होगा. ऑल चैट भी है और सेल्फ चैट भी है. जब आपको किसी और के चैट ना देखने हो, आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही हो, तो आप सेल्फ चैट भी देख सकते हैं कि बस मेरी चैट आपको दिखे. और मेरे पास यहाँ से ऑप्शन भी है इनेबल या डिसेबल करने का. तो मैं एक काम करूंगा कि जब भी पोल करवाऊंगा या जब भी आपसे कोई सवाल पूछूंगा जिसका जवाब मुझे चाहिए होगा, और आप लोग एक दूसरे के सवालों के जवाब को देखकर खुद कॉपी करके जो दे देते हैं, वो नहीं हो पाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to ask, am I audible and visible? Because Parag is saying you are not audible, sir. Audible and visible? एक बार दे दो भाई सब लोग. Audible and visible हैं या नहीं? ठीक है, ऑडिबल विजिबल है. मैं खुद देख सकता हूँ यहाँ पर कि मैं खुद भी ऑडिबल एंड विजिबल हूँ. हाँ, एक दूसरे से चटियाने का भी ऑप्शन दे दें. अच्छा. ठीक है. सब लोग कनेक्ट हो जाइए आराम से. बी पीसफुल. आराम से बैठ जाइए एंड देन विल स्टार्ट. क्योंकि मुझे समझाना बहुत कुछ है और आपकी खोपड़ी बहुत खाली होनी चाहिए, रिलैक्स्ड होनी चाहिए, तभी ये चीजें आपके दिमाग में घुसेंगी. अमन यादव, सब कुछ समझ में आएगा आपको समय के साथ धीरे धीरे. कनेक्टेड एवरीवन? यस. सब लोग कनेक्ट हो गए? पक्का? ऑल डन? सेटल डाउन? सब लोग एक बार यस सर बोल दो. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन. सब लोग एक बार यस सर बोल दीजिए. मैं ऑडिबल हूँ भाई, मैं ऑडिबल हूँ. ओके, ठीक है. डन डन. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. जस्ट गिव मी अ सेकंड. 8:01 हो गए. सब चीज का जवाब मिलेगा प्रियंका आपको. मैं सब चीज के जवाब दूंगा आपको.
ठीक है, स्टार्ट करें? शैल वी स्टार्ट? टेल मी वंस वी कैन स्टार्ट। सब ऑडिबल एंड विजिबल हैं, परफेक्ट है सब कुछ, सो दैट आई कैन स्टार्ट। जस्ट गिव मी अ सिग्नल एंड आई विल स्टार्ट। सेटल डाउन हो गए सब लोग? ठीक है, सबका ग्रीन सिग्नल आ गया। ओके, हेलो एंड वेलकम टू होप तो शांत, एंड आई होप यू आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। आप अच्छे हेल्थ में हैं, खुश हैं, पढ़ाई को लेकर आप ओरिएंटेड है, अपने गोल को लेकर पढ़ाई ढंग से कर कर रहे हैं। जो मैंने प्लानर आपके लिए दिया था, आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया था, आई होप आप उस प्लानर को फॉलो कर रहे हैं। वो प्लानर अंत में आपको ये बताएगा कि आप जीते तो क्यों जीते और हारे तो क्यों हारे। इसलिए उस प्लानर को ढंग से फॉलो कीजिएगा, चाहे तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, जो मैंने प्रीलिम्स प्रोग्रेस प्लानर आपको दिया है, उसका या तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, डायरी बना लीजिए उसकी, या तो आप डिजिटल फॉर्म में भी आप अपना डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपने कितने दिन क्या किया। ठीक है, उस प्लानर में एक चीज़ है, उस प्लानर में एक चीज़ है जो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा, उस प्लानर को यूज़ कैसे करना है। तो उस प्लानर के लिए कुछ टास्क जो हमने लिखे हैं, कुछ तो मैंडेटरी टास्क जो है, कुछ टास्क आप लिखेंगे अपने लिए और कुछ मैंने मैंडेटरी टास्क आपके लिए लिख रखे हैं, जिसमें हमेशा चेक होना चाहिए नो मैटर व्हाट। वो आपको करने ही करने हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मैंडेटरी टास्क। मैंडेटरी का मतलब समझते हैं? मतलब वो काम आपको करना ही करना है। लेकिन कुछ टास्क आप जो अपने लिए खुद बनाएंगे, उसके आगे ड्यूरेशन लिखा है, उसके आगे ड्यूरेशन लिखा है और फिर आगे चेक बॉक्स बने हुए हैं। ये ड्यूरेशन का मतलब क्या है? ये ड्यूरेशन का मतलब ये नहीं है कि लेट्स से कि आप पॉलिटी पढ़ेंगे और आप 2 घंटे पढ़ेंगे। नहीं, ये फ्यूचर टेंस में नहीं है ड्यूरेशन। आपने अपना पॉलिटी का शेड्यूल बनाते समय आपको अगर यहां पे ड्यूरेशन लिखना है कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं, आप यहां लिखो। लेकिन ये ड्यूरेशन क्या है? ये ड्यूरेशन एक्चुअल ड्यूरेशन है, जो आपने एक्चुअली पढ़ा। यानी अगर आपने पॉलिटी 2 घंटे लिख रखा था, लेकिन आपने एक्चुअल कैसे पढ़ा? आप टाइमर लगा सकते हैं या आप अपनी वीडियो बनाकर वीडियो ऑन करके रख सकते हैं, ताकि वीडियो का जो टाइम हो, अंत में आपको पता चल जाए कि आपने इतने टाइम पढ़ा है। जैसे आप टेबल से उठे, वैसे आपने वीडियो बंद कर दी, तो आपको टाइम पता चलता रहेगा। वो एक्चुअल टाइम आप यहां पर लिखोगे और उस एक्चुअल टाइम में लास्ट में जब एक्चुअल टाइम होगा, उसका जो समेशन आएगा, दैट इज हाउ यू विल मेजर योर टाइम। ऐसे आप अपने टाइम को मेजर करेंगे। और इस मेजरेबल टाइम को, क्योंकि हम कहते हैं कि हमने 10 घंटा पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा, पर एक्चुअल हमने 10 घंटा 12 घंटा नहीं पढ़ा। तो हमने एक्चुअल मेजर किया कि हमने एक्चुअली कितने घंटे पढ़े। सो दैट इफ वी कैन मेजर दिस एक्चुअल टाइम ऑफ आवर स्टडी, इफेक्टिव स्टडी, देन वी कैन इंक्रीज इट ऑल्सो। दैट्स आवर फोकस लाइज इन दिस प्रीलिम्स प्रोग्रेस प्लानर जो मैंने आपको दिया था। और ये प्लानर मैंने सबके लिए अवेलेबल करवा दिया, जाहिर सी बात है 99 रुपीज में, क्योंकि सब कंसिस्टेंसी बना सके तो अच्छी बात है। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, एक दिन में खूब ढेर सारा पढ़ लिया, एक दिन में खूब ढेर सारा खा लिया और 10 दिन भूखे हैं, 10 दिन आपने नहीं पढ़ा, तो वो जो चीज है वो आपको हार्म करेगी। तो कंसिस्टेंसी से धीरे 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 टास्क करेंगे, पर इंटेंसिटी लाने से कुछ नहीं होगा सिर्फ। तो कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, आपको इंटेंसिटी मेजर करनी है, इंटेंसिटी को बढ़ाना है, बट विथ कंसिस्टेंसी। ये जो प्रीलिम्स प्रोग्रेस प्लानर है, आई होप ये आप सबको क्लियर है कि आपको अपने आप को कैसे ट्रैक करना है। और इसी ऐप पर अगर आप जाएंगे, ऑल डाउट्स सेक्शन में या फोरम करके कुछ लिख के आ रहा होगा, वहां पर आप वीकली वीकली अपलोड कर सकते हैं या डेली अपना अपलोड कर सकते हैं सभी स्टूडेंट। तो एक दूसरे को देखकर आप मोटिवेट भी हो जाएंगे, एक दूसरे को देखकर आप मोटिवेट भी हो जाएंगे, साथ में दूसरों का देखते हुए कि भाई ये अच्छा कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो भी लगेगा, तो आप खुद भी करेंगे। तो आप यहां पर अपलोड भी कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को देख सकें। साथ में वीकली बेसिस पर इसी प्लानर में एक वीकली एंड जब होता है तो एक वीकली रिव्यू होता है। वो वीकली रिव्यू क्या है कि आपने कैसी परफॉर्मेंस की, तो वहां पर उस वीकली रिव्यू को जरूर भरिएगा। यानी हर बार संडे को ये वीकली रिव्यू आएगा, उस वीकली रिव्यू वाले पेज को हमेशा ध्यान से भरिएगा। इसे हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन।
आप खुद भी इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और डेली भी इंट्रोस्पेक्शन के लिए 2 लाइनें यहां लिखी हुई हैं कि एक टास्क आपने जो सबसे अच्छा किया वो मेंशन करिए और एक चीज में जो आप करेक्शन करना चाहते हैं वो मेंशन कीजिए। डेली भी आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं एंड वीकली भी इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है ताकि आप कंसिस्टेंसी बना के चल सके। मैं आपको कितना भी अच्छा ज्ञान दे दूं, खाना कितना भी टेस्टी क्यों ना हो, अगर आप उसको ढंग से स्वाद लेकर इंजॉय ना कर सके, यानी उस चीज को डाइजेस्ट करके उसको न्यूट्रिशन को ले ना सके तो बेकार है। और उस न्यूट्रिशन लेने की प्रोसेस में अगर एक साथ सब कुछ खा लेंगे तो न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं लगेगा। लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप मील में छोटी 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 मील लेंगे ओवर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम तो वो चीज आपकी बॉडी में लगेगी। जब कुछ लोगों को प्यास लगती है तो पानी के पास जाते हैं, ऐसे पकड़ते हैं पानी की बोतल और गट 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 गट, तो पानी तो आपने पी लिया, आपकी प्यास तो मिट गई, पर बॉडी ने पानी से जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना था वो नहीं किया। इसलिए पानी भी जब पिए तो सिप 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 करके पिए। जब भी कोई चीज में आपको प्रोग्रेस चाहिए, ऑलवेज टेक इट स्लो, डोंट गो टू फास्ट। जब भी आप तेज चलने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, तो उस चीज को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत में स्लोली डाइजेस्ट कीजिए, पानी को सिप सिप करके पीजिए, कंसिस्टेंटली पीजिए। ये नहीं कि 10 घंटा नहीं पी रहे हैं और 11वें घंटे एकदम पी ले रहे हैं। हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में अपने पास बॉटल रखिए, सिप सिप करने की आदत डालिए। और ये आदत, ये हैबिट पर्सनैलिटी में, जो आप चीजों को करने की आर्ट सीखते हैं कि ये भी मैंने सीखा है, तो आप एग्जामिनेशन में भी सिप सिप करके वाटर पीते हैं और वाटर आपके ब्रेन को कूल करता है, ज्यादा अच्छी इफिशियंसी से काम करवाता है, ज्यादा अच्छी इफिशियंसी से काम करवाता है। तो ये जो प्रीलिम्स प्रोग्रेस प्लानर है, ये प्लानर है क्या? ये प्लानर इसी चीज को मेजर करने के लिए, इसी चीज को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके लिए काउंट करने के लिए, ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो ये जिसने मेंटेन किया, आज से लेकर 15 जनवरी से मैंने दिया था, लेकिन अगर आज से लेकर आप 24 मई तक ये फॉलो करें और फिर आप देखिएगा कि आप प्री में जीते तो क्यों जीते, ये डायरी बताएगी आपको, ये प्लानर बताएगा, और हारे तो क्यों हारे। मैं कुछ भी बता दूं, अगर आप उसको करेंगे नहीं तो वो सब कुछ बेकार हो जाएगा। यस, एग्री, पक्का ये चीज समझ गए आप, अंडरस्टूड है कि इस प्रीलिम प्रोग्रेस प्लानर को कैसे यूज करना है, इसको कैसे इफेक्टिवली अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करना है, ताकि ये आपको प्लान करके जब आप डेली प्लान करेंगे, डेली एग्जीक्यूट करेंगे, मैं कह रहा हूं कि आपके पास पूरे दिन में ओवर थिंकिंग का कोई समय नहीं रहेगा, इसको इंप्लीमेंट करने का बस आपके पास दिमाग में थॉट रहेगा। इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करें, ये जरूरी है कि आप ओवर थिंकिंग को कैसे कट डाउन करें। देखिए, आपकी जितनी भी फ्यूचर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं इस जर्नी में, इस 3-4 महीने में जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उनका सबका सॉल्यूशन मैं एडवांस में आपको पहले ही बता के जाऊंगा, ताकि वो प्रॉब्लम आए ही ना। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम आ जाए फिर क्योर ढूंढें, तो मोर देन वेलकम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप परेशान होंगे, आपका टाइम जाएगा क्योर करने में। अगर डिसीज को ना होने दे, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इन दिस मेंटरशिप जर्नी आई विल ऑलवेज prevent the problems that will occur to you. They will not happen to you अगर आप सही ढंग से इन चीजों को सुनेंगे। एग्जामिनेशन में भी आपका ब्रेन बढ़िया एफिशिएंसी से काम करेगा अगर आप ये चीज समझ जाएंगे जो मैंने आपको अभी भी बताई। पक्का? यस, अंडरस्टूड, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। इस प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम की स्टार्ट हम करेंगे इस नोट के साथ कि सबसे ज्यादा इशू जो मैंने देखा है वो है पायरेसी का इशू। एज अ स्टूडेंट, अगर आप ट्रुथफुल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, तो वाकई में बात मानिए, पायरेटेड कंटेंट पढ़ने से, और ये मैंने पिछली बार भी कहा था, उसके पिछली बार भी कहा था, और आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा कि अगर आप फिर से पायरेटेड कंटेंट देख रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। कर्ण के पास सब कुछ था, सारी विद्याएं थी, अंत में चाहता तो अर्जुन को हरा देता, ब्रह्मास्त्र को बुला रहा था, ब्रह्मास्त्र का मंत्र याद कर रहा था अंत में कर्ण, पर ब्रह्मास्त्र याद नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि कर्ण ने वो विद्या छल से ली थी, फरेब से ली थी, ऑनेस्ट नहीं था। तो छल से ली गई हुई विद्या का कोई मूल नहीं। पहला लेक्चर है, पहली बार अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे पायरेटेड कंटेंट में आगे चल के कभी भी, तो जब भी ये वीडियो आप देखें तो ये मेरी बात याद रखिएगा, छल से ली गई हुई विद्या का कोई मूल नहीं है। अंत में जब आप प्री ना क्वालिफाई कर पाए तो याद रखिएगा, जो भी मैंने समझाया वो क्या आप कर पाए? वो आप नहीं कर पाएंगे।
पायरेसी शुड एंड, और वो आप अपनी मर्जी से करना चाहें तो हो सकता है। क्योंकि नेटफ्लिक्स कितनी भी कोशिश कर ले, बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी बढ़िया टेक्नोलॉजी क्यों ना ले आएँ, पर वो कहते हैं ना, जब हम ताला लगाते हैं घरों में, तो चोर के लिए नहीं लगाते हैं। चोर तो चोरी करने के लिए कैसा भी ताला तोड़ सकता है। हम उनके लिए ताला लगाते हैं कि कहीं सही आदमी की नीयत ना फिसल जाए, कहीं वो करप्ट ना हो जाए, तो ताला देखकर उसका मन उसको रोक देता है। तो ये जो कंटेंट है, ये जो मैं बात अभी बोल रहा हूं कि पायरेसी मत कीजिए, ये आपकी नीयत ना फिसले, और अगर फिसल गई है तो आप बच सकें, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। इसलिए याद रखिएगा कि अगर ये पायरेटेड कंटेंट आपने देख भी लिया और आपको लगा अरे वाह बहुत कुछ गेन हो गया मुझको, अंत में क्या वो याद आएगा, ये सोचने की बात है। तो पायरेसी वैसे भी ठीक बात नहीं है, एथिकली भी नहीं ठीक है, और लीगली भी नहीं ठीक है। तो अगर मैं मेहनत करके कोई चीज पढ़ा रहा हूं, आप सोचो आप ऑफिसर बने, मेहनत करके आप किसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, फिर आपका काम का जितना भी क्रेडिट है कोई और ले जाए, कैसा लगेगा आपको? आप जो भी काम कर रहे हैं आपको उसकी सैलरी ना दी जाए, कैसा लगेगा आपको? कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप अपने अंतर्मन पे टटोल के सोचिएगा। इस कलयुग में सब कुछ गलत करना बड़ा आसान है, पर इसी कलयुग में अगर थोड़ा सही करना शुरू कर दें, कहते हैं कि भगवान को ढूंढने का सबसे अच्छा, भगवान के मिलने के सबसे अच्छे चांस किस युग में है? कहते हैं कलयुग में भगवान के मिलने के ज्यादा चांसेस है। पता है क्यों? क्योंकि कलयुग में बाकी सब लोग उल्टा सीधा कर रहे होंगे, पर कुछ लोग भगवान का नाम भी ले लें तो भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि सतयुग में तो सब अच्छे हैं, कलयुग में सब अच्छे नहीं है, तो आपके पास गोल्डन मौका है सही चीजें कर सकें। इथिक्स का पेपर यूपीएससी ने मजे में नहीं रखा है, और उसी इथिक्स की वजह से अनएथिकल जिन्होंने किया है, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आज उनके क्या हालात हैं आपको पता है। इसलिए थोड़ा सा अपने अंदर वो पॉजिटिविटी रखिए, वो उम्मीद जिंदा रखिए जिसकी वजह से आप कायम हैं इस दुनिया में। तो मैं अंत में कहना चाहूंगा कि पायरेसी मत कीजिए, पायरेटेड वीडियो मत देखिए, चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। कुछ बनना है तो वाकई में चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, और चीटिंग किसी और से नहीं, खुद से छोड़नी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा। तो इस बात को मैंने इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग में इस तरह से कर रहा हूं, ताकि अगर आप गलत स्टेप ले भी रहे हो तो मैं आपको रोक सकूं। नहीं रुके तो अंत आपका है, आपकी जर्नी है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा, और उसके लिए मैं आपके लिए कुछ ओपन करके कुछ चीजों पर बड़ा ध्यान देना चाहूंगा। अब यहां से आपका काम शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से इन चीजों को समझिएगा। इनको समझने के लिए थोड़ा सा नहीं, बहुत ढेर सारा दिमाग की जरूरत है। तो आराम से बैठकर चीजों को स्लोली स्लोली डाइजेस्ट कीजिए। मैं कह नहीं रहा कि भागो, क्योंकि भागने का मौका मैं दूंगा, पर अभी स्लोली डाइजेस्ट करना है। प्री एग्जामिनेशन के बारे में समझते हैं, तब एग्जामिनर के बारे में थोड़ा समझते हैं। आज मैं बहुत क्रूशियल बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। प्री 2026 दो चीजें, नॉलेज या नॉलेज के साथ कुछ और, किस चीज का गेम है? प्री अगर सिर्फ नॉलेज का गेम होता, तो नॉलेज का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये जितना भी प्रीलिम्स परफेक्शन प्रोग्राम में जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, नॉलेज दी जा रही है, उस नॉलेज से अगर सिर्फ और सिर्फ आप यूपीएससी का प्री निकालने जाएंगे, तो आप 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम 40 क्वेश्चन इस प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम से कह पाएंगे। ये मेरा प्रोग्राम है, फिर भी मैं ये बात कह रहा हूं। आप इस यूपीएससी इंडस्ट्री में किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई भी कंटेंट वाला प्रोग्राम, क्योंकि वो सिर्फ कंटेंट ही पढ़ा रहे हैं, हर इंस्टीट्यूट फाउंडेशन कोर्स हो गया, या कोई प्री के लिए बैचेस हो गए, आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब कंटेंट पढ़ा रहे हैं। मैं भी आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा। क्या कंटेंट खराब है पढ़ना? बिल्कुल नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। नॉलेज के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। नॉलेज तो जरूरी है ना, नॉलेज चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है सिर्फ नॉलेज से नहीं चलेगा। और ये आप सब जान गए अब तक कि नॉलेज के, सिर्फ एक नॉलेज के कंपोनेंट से आप एग्जामिनेशन में कितने सवाल सॉल्व कर पाते हैं? 30-40 मैक्सिमम, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अगर नॉलेज से जाएंगे तो सिर्फ 30-40 क्वेश्चन होंगे, चाहे मेरा ये फिल्म परफेक्शन प्रोग्राम ही क्यों ना ज्वाइन कर लें, फिर भी, या दुनिया का कोई और प्रोग्राम ज्वाइन कर ले, सिर्फ कंटेंट पढ़ाते हैं तो सिर्फ 30-40 क्वेश्चन। पर प्रॉब्लम ये 30-40 क्वेश्चन से ये एग्जाम निकलेगा नहीं। यानी अगर प्री सिर्फ नॉलेज से होता तो स्टूडेंट पढ़ते बहुत हैं, सब कुछ तैयार करते हैं, फिर भी क्यों लगता है उनको उनका एग्जामिनेशन क्यों नहीं हुआ? फिर वो अपने आप को फ्रस्ट्रेट बहुत होते हैं। जाहिर सी बात है, आपने पूरे साल लग के मेहनत की है, पढ़ाई की है शिद्दत से, और आपका प्री नहीं हुआ,
तो आपको लगता है क्या गलत पढ़ रहे हैं, क्या ऐसा गलत काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा प्री नहीं हो रहा? तो उनको मैं बताना चाहूंगा, आपकी नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है। नॉलेज से जितने सवाल आपके लगने चाहिए आप उतने सवाल लगा रहे हैं, लेकिन नॉलेज के बियॉन्ड एक चीज काम करती है जिसका नाम है माइंडसेट, जो कि मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जो कोई नहीं सिखाता वो मैं सिखाना चाहता हूं, और जो सब सिखा रहे हैं मैं तो सिखा ही रहा हूं प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम में, वो तो हम आपको दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में। लेकिन जो कोई प्लेटफॉर्म नहीं सिखाता, और ये आज नहीं मैं कह रहा हूं ये बात, ये मैं काम 2020 2021 22 से कर रहा हूं, ये मैं बहुत पहले से कर रहा हूं। और इसलिए उस समय तो किसी, ये बोलना माइंडसेट, माइंडसेट का जो टर्म है ये बोलना यूज करना ज्यादातर लेवल पे मैंने ही शुरू किया था। आपको नहीं पता, आप चेक करिए, बाकी लोग भी बोलते होंगे, आई ट्रस्ट कि बाकी लोग बोलते होंगे, पर उसको पॉपुलराइज करना, स्टूडेंट को समझाने इस माइंडसेट के बारे में मैंने शुरू किया था। माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम मैंने शुरू किया था। मेंटोरशिप का जो एकेडमिक पार्ट होता है उसी को रिकॉर्डेड फॉर्म में जो देते हैं उसको बोलते हैं माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम। तो माइंडसेट की बात जो मैंने की थी वो इस माइंडसेट को पढ़ाने के लिए क्या था, कि एग्जामिनेशन सिर्फ नॉलेज से होता तो अभी तक लोग कर चुके होते, लेकिन लोग कर नहीं पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं स्टूडेंट कि क्या चाहिए क्या चाहिए। और टॉपर आपको हिंट देते रहते हैं कि अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। लेकिन उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करने से लोग क्या समझ रहे हैं कि बस सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर डाले, हो गया, हो गया। पर नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नॉलेज के साथ जो माइंडसेट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीखना था वो आपने सीखा ही नहीं। जो टॉपर आपको बोलना चाहते थे, जो बताना चाहते थे, सिखाना चाहते थे, वो आपने सीखा ही नहीं। और क्यों नहीं सीखा? टॉपर आपको सिखा क्यों नहीं पाए? टॉपर भाई एक सेशन लेंगे, दो सेशन लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बताएंगे, पर कितनी भी कोशिश कर लें, हर रैंकर जो ऑफिसर बन गया, टॉपर बन गया, क्या वो टीचर बन सकता है? टीचर्स आर डिफरेंट। सब लोग कहते हैं जिनका कोई नहीं होता, जो फेल हो जाते हैं वो टीचर बन जाते हैं। आखिरकार अगर जो फेल भी हो गए, उनको जिंदगी ने इतना सिखाया, एग्जाम ने इतना सिखाया कि उन्होंने जो सीखा उससे ही टीचर हो गए। उनके पास एक कैपेबिलिटी थी, दूसरों को ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी। टीचर इज फॉर ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। टॉपर में नॉट ट्रांसफर ऑफ नॉलेज ना कर पाए, ट्रांसफर ना कर पाए, पर टीचर के पास से ट्रांसफर करने की आर्ट होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस माइंडसेट के गेम में ये है कि माइंडसेट है, ये एक फीलिंग है, ये फीलिंग को ट्रांसफर करना बड़ा मुश्किल काम है। इकोनॉमी में रेपो रेट है, बता दिया आपको रेपो रेट क्या होता है, आप जाके एग्जाम बैंक में जाकर सामने सामने देख सकते हैं, लेंडिंग रेट देख सकते हैं, बैंक से पूछ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। पर कुछ चीज फीलिंग होती है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप कहते हैं ना एग्जामिनेशन में कि चार ऑप्शन में मुझे ऐसा लगता है, मुझे अंदर से बड़ी फीलिंग आती है कि ये आंसर होगा। गट फीलिंग आ रही, गट फीलिंग कहते हैं, गट फीलिंग आ रही है कि आंसर होगा। यस और नो कहते हैं या नहीं कहते कि मुझे गट फीलिंग आ रही है, ये आंसर होगा? वो गट फीलिंग क्या है? ये माइंडसेट की फीलिंग है। लेकिन अगर ये गट फीलिंग, ये माइंडसेट रॉन्ग बना है आपका, तो गट फीलिंग भी आपकी रॉन्ग आएगी, गट फीलिंग भी आपकी रॉन्ग आएगी। ये बात समझ में आई है नहीं? तो अगर नॉलेज का सिर्फ गेम नहीं है, क्योंकि नॉलेज से 30 क्वेश्चन ही हो सकते हैं, तो रेस्ट 70 क्वेश्चन के लिए नॉलेज के साथ साथ, नॉलेज छोड़ नहीं रहे हम, नॉलेज के साथ साथ क्या लगेगा? माइंडसेट लगेगा। लेकिन ये माइंडसेट है क्या? ये माइंडसेट एक तरह की फीलिंग भी है। एग्जामिनेशन में जो आपको लगता है कि गट फीलिंग आ रही है, अगर वो गट फीलिंग का सोर्स आने का गलत है, यानी अगर आपने माइंडसेट गलत डेवलप कर रखा है, तो आपका ये माइंडसेट जो है गलत है, तो गट फीलिंग की वजह से जो आंसर आएगा वो भी गलत होगा, वो भी गलत होगा। यानी मैं आपसे जब भी कहता हूं, और मुझे कोई दुश्मनी नहीं है मॉक से आपको क्या लगता है मुझे मॉक से क्या कोई दुश्मनी है? नहीं, मुझे आपसे प्यार है, मॉक से दुश्मनी नहीं है। लेकिन मॉक्स का जब माइंडसेट डेवलप करते हैं, ये माइंडसेट की वजह से वो जो गट फीलिंग जो गलत डेवलप हो जाती है, उसकी वजह से यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जब आप अपीयर होते हैं, तब वहां पर प्री में जब आप आंसर गलत कर देते हैं, तो ये जो गट फीलिंग आई है, ये मॉक्स देने की वजह से आई है। ये समझना पड़ेगा आपको। हम समझ नहीं रहे ना कि हम गलती कहां कर रहे हैं। आप परेशान क्यों हैं? आप सच सच सोचो अंदर, अपने अंदर से आप इस एग्जामिनेशन में परेशान क्यों हैं? आप परेशान इसलिए हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जामिनेशन क्यों नहीं हो रहा है, ये प्री क्यों नहीं निकल रहा। मैं तो पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से सब कुछ लगा के पढ़ रहा हूं, फिर भी नहीं निकल रहा। तो मतलब नॉलेज है, पर फिर भी नहीं हो रहा। और फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि गलती कहां कर रहे हैं। एज अ मेंटोर आप यहां पर अगर आज हैं,
तो आप यही मुझसे चाहते होंगे कि सर मेरे को जो समझ नहीं आ रहा ना, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि मैं गलती किधर कर रहा हूं, वो आप बताओ। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता भी रहा हूं कि गलती ना, ये मॉक्स जब आप करते हैं बहुत ढेर सारा, इसका माइंडसेट डेवलप करते हैं। वो माइंडसेट एज अ फीलिंग एग्जामिनेशन में जब आता है तो गट फीलिंग से जो जवाब देते हैं वो गलत हो जाते हैं आपके, वो गलत हो जाते हैं आपके। अब आपको प्रॉब्लम पता चल गई आज, मॉक में 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, प्री नहीं हो रहा है, करेक्ट सुबोध, वही मैं बोल रहा हूं। अब आपको आज एक बात पता चल गई, लिख लीजिए, लिखिए हैशटैग, जब भी मैं कोई चीज अच्छी बताऊंगा आप उसको एज ए स्पेशल फॉर्म करके लिख लिया करो। ऐसे लिख लो, टी वाई स्पेशल है। क्या प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की? प्रॉब्लम ऑफ रॉन्ग सोर्स ऑफ योर गट फीलिंग, दैट इज माइंडसेट। ये लिख लीजिए पहले, एक एक करके। देखिए मुझे बहुत चीजें समझानी है, पर आपको समझने के लिए पहले बेस बनाना पड़ेगा, इसलिए अभी कोई मॉक्स नहीं लगाने। क्यों नहीं लगाने? देखो मैं ये सिर्फ नहीं बोल रहा हूं गौरीशा कि मॉक्स नहीं लगाने, मैं आपको बता भी रहा हूं क्यों नहीं लगाने हैं। क्योंकि आपको बहुत लोग कहेंगे कि मॉक्स नहीं लगाओगे तो होगा कैसे एग्जामिनेशन। मैं आपको उन लोगों से बचाना चाहता हूं, मैं आपको उन लोगों से बचाना चाहता हूं इस समय पर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये एक प्रॉब्लम है। तुम्हारी गट फीलिंग गलत होने का, आंसर गलत होने का प्रॉब्लम है। मैं अभी तुम्हें सवाल जब करवाऊंगा, अभी रुक जाओ बस। जब मैं तुम्हें सवाल करवाऊंगा तुम्हारे जवाब यूं आएंगे, और फिर मैं पूछूंगा तुम्हारी गट फीलिंग से, अब तो गलत जवाब नहीं आ रहे, अब कैसे सही जवाब आ रहे? गट फीलिंग भाई, जीएफ गट फीलिंग। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ रॉन्ग सोर्स ऑफ योर गट फीलिंग, नॉट योर गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो आप एक प्रॉब्लम आज समझ गए। यानी ये माइंडसेट जो है, ये जो माइंडसेट है, ये एक फीलिंग है। और टॉपर्स आपको कहना चाहते हैं कि ये सही फीलिंग डेवलप करो पीवाईक्यू कर करके। पर पीवाईक्यू करके हम क्या करते हैं, सवाल जवाब की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, किस पीवाईक्यू के क्या जवाब है ये समझ लेते हैं, पर जो हमें एक्चुअल में समझना है वो कोई समझा नहीं रहा। और ये प्रोग्राम लेक्चर नंबर 1 या चैप्टर 1 पीडीएफ 1 ऑफ लक्ष्मीकांत, मॉक्स पीवाईक्यू चैप्टर 2 डे 2, ये वाला प्रोग्राम नहीं है। कुछ लोग करते हैं पीडीएफ देते रहते हैं, वो मेंटरशिप है, वो मेंटरशिप नहीं है। मैं बताता हूं मेंटरशिप का मतलब क्या है। अगर आज पहली बार आप यहां पर हैं, आप सीख कर जाओ कि मेंटरशिप का मतलब क्या है, आपके साथ जो होता आया है और यहां पर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। माइंडसेट का मतलब है कि जब मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा, ये जो आपका ब्रेन है ये स्टेबल हो जाए, स्थिर बुद्धि हो जाए, भाग नहीं रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि प्री को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। ये सही फीलिंग जो अंदर आती है, जो कॉन्फिडेंस की फीलिंग है, ये माइंडसेट है। सबको लगता है प्रज्ञा कि हमारा कंटेंट प्रिपेयर नहीं है, पर प्रॉब्लम कंटेंट में नहीं है। और यहां पर आप हैं फोमो की, मोमो की चटनी के साथ लगा के फोमो खा जाएंगे। कोई फोमो नहीं है, जो जो मैं कहूंगा वही करना है आपको। कोई फोमो की बाकी लोग ये कर रहे हैं, बाकी लोग हंसिए मुस्कुराइए, बाकियों को करते हुए देखिए, गड्ढे में कूदते हुए देखिए, रोकिएगा मत, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। अभी अभी आपकी रैंक नहीं आई है कि वो आपकी बात मानेंगे। अभी आपको वो काबिल नहीं समझते हैं, आपको उस लायक नहीं समझते हैं कि आप कोई सजेशन दे तो आपकी बात माने। आज उस लायक आपको कोई नहीं समझता है। माफ कीजिएगा, नॉट इवन योर पेरेंट्स टू एन एक्सटेंट। आप अगर ज्यादा उनसे बहस करने लगे तो कह देते हैं ज्यादा पढ़ा दिया है। कोई अच्छा सजेशन दो तो कहते हैं कि अभी तुम पढ़ाई करो, अभी इतना। आई होप यू अंडरस्टूड इट। आज आप किसी को ज्ञान मत दीजिएगा, किसी अपने कॉम्पिटिटर को, स्टूडेंट को, दोस्त को, भाई को, कोई भी हो। आज ज्ञान नहीं, रैंक लाएंगे और खूब ज्ञान देंगे। फिर अगर रैंक लाने के बाद अभी आप ना खूब अच्छी बात बताओ उनको, अभी आप अपने दोस्तों को जाके बता दो कि मॉक्स नहीं करना है, कहेंगे पागल हो गया यार,
तभी तो तुम्हारा हो नहीं रहा। तुमको डिमोटिवेट करेंगे, तुमको पागल कहेंगे। अच्छा है तुमको पागल कह रहे, तुम हंसना, तुम मुस्कुराना, तुम ठहाके मारना, उनको रोकना मत, उनको गिरने देना। क्योंकि आज तुम अच्छी एडवाइस दोगे ना कि मत जाओ, मत करो, तुम फेल हो जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, वो नहीं समझेंगे, वो नहीं मानेंगे। लेकिन एक दिन जब एग्जाम तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारी रैंक आ जाएगी, तब तुम कहोगे कि लक्ष्मीकांत में हर एक चैप्टर में पानी डाल के और फिर उसको रगड़ के और फिर घोल के ऐसे गुलथा बना के फिर मुंह में खाना चाहिए, तब लक्ष्मीकांत किताब अंदर आती है, तो वो बात भी मान लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। ज्ञान मत दीजिए किसी को आज। आज आप ज्ञान लेने आए, आज ज्ञान मैं आपको दूंगा, आप समझना, ठीक है? ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और नॉन एकेडमिकली हम बहुत बातें करेंगे। किसी ने मुझसे पूछा भी कि सर क्या होगा, तो मैं बताता हूँ। एकेडमिकली जो हम क्लासेस करेंगे वो ऐप पर करेंगे। सर जूम पर क्लासेस होंगी क्या? नॉन एकेडमिकली जो हम और बातें करेंगे, आपके डाउट्स होंगे और आपकी बाकी चीजें होंगी, उसके लिए आफ्टर दिस क्लास मैं आपको एक जूम लिंक दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर हम नॉन एकेडमिक चीजों का डिस्कशन या आपके कुछ डाउट्स या कोई क्वेरी है, आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो। यानी 1-to-1 डिस्कशन होगा ही होगा। और नॉन एकेडमिक क्लासेस में मैं बाद में जाकर आपको खूब ढेर सारा रिवाइज भी करवाऊंगा, करंट अफेयर भी रिवाइज करवाऊंगा, आपसे पूछूंगा, आपसे जवाब लूंगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी को तय करूंगा। तो नॉन एकेडमिक जो चीजें हम करेंगे ना, टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल पे जो लिंक दूंगा जूम की, उस पर आमने सामने बैठकर वीडियो ऑडियो दोनों आपकी जब दिखेगी मुझे, तब हम करेंगे। तो इस ऐप पर क्या हो रहा है, एकेडमिक क्लासेस जो हो रही हैं, जहां पर मुझे आपको ज्यादा समझाना है। कोई डाउट हो, कोई भी चीजें हो, वैसे डाउट तो होंगे नहीं, हो भी जाए अगर डाउट, तो नॉन एकेडमिक उसमें हैंडल कर लेंगे, या आप चैट सेक्शन में अगर अपने डाउट लिख दोगे तो मैं क्लास में भी हैंडल कर लूंगा। समझ गए कैसा होने वाला है? तो ऐसा कुछ नहीं कि जूम में हम जैसे हम पहले करते थे वैसा नहीं करेंगे, बिल्कुल इंटरेक्ट करेंगे। वो हमारा कंफर्ट जोन है जहां पर हम एक दूसरे को देख कर पाते हैं। पर यहाँ पर हमें बहुत चीजें एकेडमिकली समझनी है, उसके लिए आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूं पूरा फोकस आप मुझ पर रखें अभी इस समय पर। तो ये सिर्फ प्री एग्जामिनेशन नॉलेज का नहीं, नॉलेज प्लस माइंडसेट का गेम है। और ये माइंडसेट धीरे 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 बिल्ड होगा। ये माइंडसेट फीलिंग के रूप में आपकी आत्मा में समाएगा। ये आपकी आत्मा में जब ऐसा घुल जाएगा, जब आपने इस माइंडसेट की इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी, ध्यान से सुनिए अब, जब आपने इस माइंडसेट की इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी, इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी कि आपकी फीलिंग बन जाएगा, आपकी आत्मा में घुल जाएगा, तब एग्जामिनेशन में आपको लगेगा कि इस सवाल का जवाब ये होना चाहिए, तब आपका सवाल का जवाब सही निकल के आएगा, सही निकल के आएगा। 30 क्वेश्चन नॉलेज से हो सकते हैं, पर रेस्ट 70 क्वेश्चन के लिए नॉलेज प्लस माइंडसेट चाहिए। तो इस कोर्स का मेन फोकस है बिल्डिंग दिस माइंडसेट, दिस फीलिंग। छोटी सी कॉपी फिल्म्स मेंटरशिप प्रोग्राम की बना के रखिएगा। कुछ चीजें मुझे लिखवानी है, बाकी सब समझाना है। जो भी आप समझते चलिए उसको एक कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। वो आपकी जो कॉपी होगी, वो एक तरह से आप समझिए कि इस पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन का जो निचोड़ है उस कॉपी में होगा। तो उस कॉपी में लिखते चलिए, जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, लिखा रहा हूं कि इस कोर्स का मेन काम क्या है, कि आपका माइंडसेट कैसे बिल्ड करें। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, आइए समझते हैं। प्री में अगर 100 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन इजी होते हैं, लगभग 30 to 40 क्वेश्चन इजी होती है। इन इजी क्वेश्चन में हम कोई भी सिली मिस्टेक्स अवॉइड, सिली मिस्टेक्स करना प्रेफर नहीं कर सकते हैं। यहां पर यानी हर एक 30 क्वेश्चन में, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जितने भी 30 क्वेश्चन है, उसमें कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करनी है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अप्लाई करना है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब है कि इन 30 में एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल के ऊपर सवाल पूछेगा तो गलत नहीं कर सकते हैं, गलत नहीं कर सकते हैं। फायान के ऊपर सवाल पूछेगा तो गलत नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 30 इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अप्लाई करेंगे। अब रेस्ट बचे 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट होते हैं, एंड 50 to 55 क्वेश्चन जो है हम राइट माइंडसेट से सॉल्व करेंगे। राइट नॉलेज प्लस माइंडसेट से ये 50-55 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी अगर आप मुझसे पूछे कि आपका गोल्डन अटेम्प्ट क्या होगा, तो 80 to 85 क्वेश्चन अभी के लिए आप मान के चलो कि आपको 85 क्वेश्चन करने, और 15 सवाल जो होंगे वो छोड़ने।
15 क्वेश्चन कैसे वाले छोड़ने हैं? जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। यानी 15 सवाल आपको एग्जामिनेशन में छोड़ के आने हैं अभी के लिए। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि गोल्डन आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए, उसका क्राइटेरिया बताऊंगा। पर अभी समझ के चलो कि 30 क्वेश्चन जो इजी होंगे उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस 50 टू 55 क्वेश्चन को हमको करना है, 15 क्वेश्चन को लीव करना है। यानी 85 क्वेश्चन करने हैं हमें और 15 क्वेश्चन को लीव करना है, जाने देना है। इस 85 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आपके इजी हैं, जो आपसे बिल्कुल करेक्ट होंगे, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। फॉर एग्जांपल फयान का क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल के ऊपर आपको सवाल बताया, ये सवाल गलत नहीं कर सकते हैं। ये 30 क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, इजी कैटेगरी में, यानी 30 क्वेश्चन। तो रेस्ट जो बचते हैं वो होते हैं 55 क्वेश्चन। इस 55 क्वेश्चन में लगाएंगे माइंडसेट। इस 50 क्वेश्चन लगाएंगे माइंडसेट। इस 50 क्वेश्चन में माइंडसेट लगाने की बात यह है कि ये 55 क्वेश्चन में जब माइंडसेट अप्लाई करेंगे तो माइंडसेट जो भी हम अभी डेवलप करेंगे उसके सक्सेस का रेशियो क्या है। तो अगर ये माइंडसेट आप 10 सवालों में लगाओ तो मात्र 7 क्वेश्चन में सही बैठता है। करेक्ट 7 होंगे, 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट होंगे, इसी सेम माइंडसेट से। और ये मैं एवरेज बता रहा हूं, यानी जो माइंडसेट मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये 100% फुल प्रूफ है। अगर ऐसा होता तो यूपीएससी प्री को तो हमने डिकोड कर लिया, फिर तो हम हर बार प्री एग्जामिनेशन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ना हो। ऐसा नहीं है। यूपीएससी भी चाहता है, एग्जामिनर चाहता है सवाल बनाते समय कि आप ये ना समझ पाए कि भाई ये चीज 7 क्वेश्चन में लग रही है, 3 क्वेश्चन में नहीं लग रही है, तो फिर आप घबरा जाएं कि अच्छा ये लगता है, ये नहीं लगता है, तो आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ढंग से एनालिसिस आपके लिए की है और मैं आपको बता सकता हूं कि जो मैं आपको बताने वाला हूं उसकी इफिशियंसी 70% है। मतलब अगर आप 10 क्वेश्चन में लगाएंगे तो 7 क्वेश्चन 60 टू 70% आप मान लो, 6-7 क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे और 3 इनकरेक्ट होंगे। इनकरेक्ट होने दीजिएगा, गलत होने दीजिएगा, क्योंकि मैं यही सिखाना चाहता हूं कि अगर अगर एक माइंडसेट से 7 क्वेश्चन करेक्ट और 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो रहे हैं तो होने दीजिएगा। पर सर क्यों होने दीजिएगा? अगर आप 55 क्वेश्चन कर रहे हैं, इस 55 क्वेश्चन में 70% क्वेश्चन जो है आप करेक्ट करेंगे और 30% क्वेश्चन जो है आप इनकरेक्ट करेंगे, तो 55 क्वेश्चन का 70% कितना आएगा? बोलो भाई, इतनी मैथ्स तो लगाओ। अप्रॉक्स अगर ये 50 होता तो कितना होता? 35 क्वेश्चन के अप्रॉक्स। 35 क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे और 20 क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं। मैं 50 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लेता हूं, करेक्ट। अब आप कैलकुलेशन करते हैं, 35 क्वेश्चन जो आपने यहां पे करेक्ट किए हैं इसी माइंडसेट को यूज करके, पर 20 क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हुए हैं। रेस्ट आपने 20 क्वेश्चंस को लीव किया है और 30 क्वेश्चन आपने इजी कैटेगरी वाले किए। मतलब 30 क्वेश्चन आपने इजी कैटेगरी वाले किए। माइंडसेट में आपको 50 क्वेश्चन आपको करने थे, जिसमें आपने 35 क्वेश्चन जो है करेक्ट किए हैं। रेस्ट 15 क्वेश्चन आपने जो है इनकरेक्ट किए हैं। एंड आपने लीव कितने क्वेश्चन किए हैं? लीव आपने 20 क्वेश्चन किए हैं, करेक्ट। मैं 50 मान लेता हूं, मैं और कम मान लेता हूं, मैं 55 नहीं मानता हूं, 55। मैं आपका गोल्डन रेशियो मान लेता हूं अभी 80 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलते हैं। चलो 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, 20 लीव करेंगे, तो 80 में 30 इजी, तो आपके कितने मार्क्स बन गए? 60 मार्क्स यहां पर बन गए। एंड 50 क्वेश्चन में जब आपको मैं माइंडसेट सिखाऊंगा तो अगर आप इन सभी 50 क्वेश्चन में लगा कर आओगे तो आपके 35 करेक्ट होंगे और 15 इनकरेक्ट होंगे। 35 अगर करेक्ट हो गए तो कितने मार्क्स हो गए यहां पर? 70 मार्क्स। तो टोटल पॉजिटिव में कितने मार्क्स आए? 130 मार्क्स। लेकिन आपके नेगेटिव कितने हो गए? 15 क्वेश्चन। 15 इंटू 0.66 कितना आएगा? कितना आएगा? अगर मैं इसको एक भी मान लूं, 0.1 भी मान लूं, तो अगर 15 मार्क्स भी गलत हो जाएं, 15 मार्क्स गलत मान लो, कोई बात नहीं, 15 मान लो, 15 भी गलत हो गए तो इसमें -15 मार्क्स कीजिए, कितना आएगा? 115 मार्क्स। अगर 115 आ रहे हैं यानी 100 प्लस आ रहे हैं तो कोई माई का लाल नहीं है जैसे जिससे आपकी प्री का कट ऑफ क्लियर ना हो। आप कैलकुलेशन थोड़ी देर तुम भी करो, पहले माइंड में बिठाना पड़ेगा मुझे कि मुझे करना क्या है एक्चुअल में। उसके लिए पहले समझना पड़ेगा मुझे करना एक्चुअल में क्या है। पहले प्री का गेम समझिए। 30 क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो इजी कैटेगरी के, इनको तो करेक्ट करना ही करना है। आपका प्रॉब्लम यही है ना
कि भाई रेस्ट 50 क्वेश्चन में सर हमारी इफिशियंसी अच्छी नहीं बैठती है, हम गलत क्वेश्चन कराते हैं, हमारे मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं, 70-80 की लाइन में हम रह जाते हैं, हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता, यही सब प्रॉब्लम है ना आपकी। मैं कह रहा हूं 20 सवाल छोड़ के आने हैं वाकई में एग्जामिनेशन में, और बताऊंगा कि और इसमें 20 में हम कम कैसे कर सकते हैं, वो हम समय के साथ सीखेंगे। अभी हम सब कुछ मिनिमम मान के चल रहे हैं, हम सब अपनी मिनिमम कैपेसिटी मान के चल रहे हैं कि मिनिमम हम ये क्या करेंगे। हम 20 सवाल छोड़ रहे हैं, आप कहते हैं ना बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं सब 20 में छोड़ दे रहा हूं, सब 20 में छोड़ रहा हूं, मैं कर ही नहीं रहा इन सवालों को। और आपको भी पता है एग्जामिनेशन में 200 पे 200 कट ऑफ कहां जा रही है, आप 20 सवाल छोड़ दोगे, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है कि आप इन सवालों में इनकरेक्ट कराते हो सारे सवाल, लगभग आपकी इफिशियंसी खराब हो जाती है इन सवालों में। यहां तो सही है, यहां आप खराब कराते हो, और यहां अगर खराब कर रहे हो 30 क्वेश्चन में, तो फिर बेड़ा गर्क कर रहे हो अपना। मैंने कहा ना, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमको रखनी पड़ेगी। लेकिन इन 50 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन, 70% एफिशिएंसी बोली ना मैंने, 10 क्वेश्चन में 6-7 क्वेश्चन सही होंगे आपके, तो 50 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन सही होंगे। और अगर गलत 15 सवाल हो गए तो भी, अगर मैं कहता हूं ये 30 क्वेश्चन मान लो, चलो आप कहो कि सर एफिशिएंसी और कम हो गई, 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 20 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो रहे हैं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो 20 कितने सही हुए, 60 क्वेश्चन सही हुए टोटल, तो कितने मार्क्स हो गए, 120 मार्क्स मान लिया। और गलत कितने हो गए, 20, तो 20 इंटू 0.66 कितना आएगा, 13 मार्क्स के अराउंड आएगा। आप इसमें 13 मार्क्स घटा लो, फिर भी आप 107 पर पहुंचोगे, 107 मार्क्स, 100 प्लस तब भी हो आप। भाई मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको, मिनिमम इतना, मैं तो मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपके टैलेंट की बात ही नहीं कर रहा अभी, मैं तो कह रहा हूं कि अगर हम गिड़गिड़ा के अगर ऐसे भी पहुंचे तो भी आप मरी हालत में 107 नंबर लेके आओगे, 107 मार्क्स। प्री एग्जामिनेशन के बाद आपको ये नहीं सोचना होगा प्री होगा कि नहीं होगा, मेंस आप दे रहे होंगे। हाँ मैं सब समझाऊंगा अमित, मैं सब समझाऊंगा कि कौन से सवाल लीव करने होते हैं, किस टाइप के। अभी तो शुरुआत है, एक साथ समझा सकता हूं क्या सब? नहीं ना, बस समय देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, जो मैं सिखा रहा हूं जिस टाइम पर, वो टाइम पर वो चीज ग्रैब करो। मैं इसको बहुत तेजी से बता के निकल सकता था, पर मैं तेजी से बता के निकलना नहीं चाहता, मुझे भागने का शौक नहीं है। मुझे पहले समझाना है आपको कि आप जो इतना परेशान रहते हो कि सब करना है, सब करना है, सब करना है, 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे और प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा। 95 कितने अटेम्प्ट किए, 95 अटेम्प्ट किए, प्री हो गया, नहीं नहीं भैया प्री नहीं हुआ, क्या करेंगे? परेशान है ना, इस परेशानी का जवाब ही तो देना है मुझे आपको। 107 मार्क्स तब भी आएंगे आपके, 100 प्लस तब भी आएंगे। और मैंने बताया इस मेंटरशिप की खास बात यह है कि या तो आपके 100 प्लस मार्क्स आएंगे या तो आपके 80 माइनस आएंगे। क्यों? ये क्यों? जो मैं आपको माइंडसेट सिखा रहा हूं, अगर आपने उसकी ढंग से, आज ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन आप लिख लो, जो मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे प्रोग्राम के दौरान मैं आपको बोलता रहूंगा। अगर जो माइंडसेट मैं आपको सिखा रहा हूं उसकी आपने ढंग से प्रैक्टिस नहीं की, और वो आपको प्रैक्टिस करते 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 आपके अंदर इतना बस ना जाए कि आपके अंदर का डर खत्म हो जाए। जब डर खत्म हो जाएगा तब आप एग्जामिनेशन में निडर होके इन चीजों को लगाएंगे, और निडर होके लगाएंगे तो आप 100 प्लस पे आ जाएंगे। और डर गए एग्जामिनेशन में इनको लगाते समय तो 80 माइनस में आ जाएंगे, बीच का कुछ नहीं है। तो जो मैं आपको सिखाने वाला हूं बड़ा क्रूशियल है, ये जो ब्रह्मास्त्र मैं आपको बताने वाला हूं, ये ब्रह्मा का ये अस्त्र है, लगा गए तो 100 प्लस, 110 प्लस आएंगे। इस बार मैं अपने मेंटरशिप स्टूडेंट की, जिसने पिछली बार प्री क्वालिफाई किया, उनकी आपको मैं उनके मार्क्स आने दीजिए, जब यूपीएससी मार्क्स रिलीज करेगा अभी, उनके मैं मार्कशीट आपको भेजूंगा, उनके मार्क्स देखिएगा, उनके मार्क्स कितने हैं, जितने लोगों ने प्री क्वालिफाई किया मेरे स्टूडेंट्स ने इसी चीज को करके, उनके मार्क्स कम नहीं आएंगे, कट ऑफ के अगल बगल नहीं होंगे, या तो होंगे तो पार ही होंगे, मैं आपको बताता हूं। तो अगर आप इस फियर को ओवरकम कर पाए, कैसे करेंगे ओवरकम फियर को, आज मैं सॉल्यूशन बता के जा रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिस। किस चीज की प्रैक्टिस? जो मैं आपको सिखा रहा हूं उस चीज की प्रैक्टिस। प्लीज प्लीज अपने दिमाग में बिठाइए, समझिए इस चीज को, इस चीज की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब आपके आएंगे, ये आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, बिल्कुल आएंगे।
100+ मार्क्स आएंगे। ठीक है, यस, आई होप जो ये मैं समझाना चाह रहा था इसके जरिए मैं वो बात आपको कन्वे कर पा रहा हूं कि अगर आप 80 क्वेश्चन भी लगाएं, 30 ये इजी वाले करेक्ट करें और इस 50 क्वेश्चन में मात्र 30 क्वेश्चन भी करेक्ट करें, यानी आपके करेक्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हो और इनकरेक्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो, तो भी आप आराम से 100+ की रेंज में आएंगे। ये मैं नहीं, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो मैं आपको करवा रहा हूं उससे आ रहा है। लेकिन इनमें 30 कैसे करेक्ट करने हैं, 60 तक कैसे पहुंचना है वो मैं समझाऊंगा, वो मैं सिखाऊंगा। रेडी? एक बार मुझे जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर्स माइंडसेट? अगर ये सब समझ गए आप कि हम क्या करने वाले हैं, तो लेट्स डू इट नाउ। लेट्स अंडरस्टैंड द माइंडसेट। लेट्स अंडरस्टैंड द माइंडसेट। बोलो यस सर, एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड इट। इतना मैंने आपको बता दिया है ना, यू विल बी ऑल्सो लाइक सर पहले बताओ ये माइंडसेट क्या है। ये माइंडसेट कोई एक बार में मैं कोई चीज आपको दे सकूं वो नहीं है। ये माइंडसेट धीरे धीरे मैं जो सिखा सकूं उस विद्या का नाम है, उस मां सरस्वती का नाम है। उनकी दी गई हुई विद्या को मैं समझा सकूं, ये फीलिंग ट्रांसफर कर सकूं, ये माइंडसेट उस चीज का नाम है। पर मैं शुरुआत करना चाहता हूं, बिल्कुल। लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जामिनर्स माइंड। यूपीएससी एग्जामिनर क्या सोचता है उसको समझते हैं। यूपीएससी एग्जामिनर क्या सोचता है उसको समझते हैं। अब पूरा फोकस मेरी तरफ। लेट्स अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनर का माइंड समझते हैं। क्यों समझना है एग्जामिनर का माइंड? आपको एक बात पता नहीं होगी, पर एक बार मैं ऐसी एग्जामिनर की माइंड, एग्जामिनर की साइकोलॉजी के बारे में मेंटरशिप स्टूडेंट सिखा रहा था। एक ऑप्शनल का स्टूडेंट था साइकोलॉजी का। उसने बोला सर यूपीएससी ने ऑप्शनल के पेपर में एक चीज पूछ रखी है, यहाँ पर है वो, एक चीज पूछ रखी है कि वो ये भी पूछ रखा है कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो हम जाहिर सी बातें बैठाते हैं कि यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में ऐसा क्या चेंज करें, इसको ऐसा कैसे ऑब्जेक्टिव और बनाएं ताकि स्टूडेंट से और गलतियां करवा पाएं। ये साइकोलॉजी के ऑप्शन में सवाल पूछ रहा है। यूपीएससी अपने साथ साइकोलॉजिस्ट बैठाता है। वो यहां तक कि इस लेवल तक भी इस चीज को स्टडी करते हैं, इन माय ओपिनियन, कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर रखेंगे, किस सेट में, कैसे आपके ब्रेन को ट्रैप करना है, कैसे आपकी थॉट प्रोसेस को अंडर प्रेशर काम ना कर पाए तो रोकना है। केवल अच्छे स्टूडेंट जो अंडर प्रेशर काम कर ले जाएं, जिनका बढ़िया माइंड हो, वो एग्जाम निकाल पाए। साइकोलॉजिस्ट रखते हैं। क्यों रखते हैं साइकोलॉजिस्ट? उसके लिए एग्जामिनर का साइकी, एग्जामिनर का माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है। अगर ये एग्जामिनर है हमारा यूपीएससी एग्जामिनर, तो इसका माइंडसेट समझने के लिए मुझे समझना पड़ेगा कि ये किस प्रोसेस से जाता है। ये क्वेश्चन फ्रेम करता है। इसका सबसे मेन वर्क क्या है, सुनना ध्यान से। इसका मेन वर्क है क्वेश्चन फ्रेम करना। तो एक दिन मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी अपने यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन फ्रेम करूंगा। तो जब मैंने क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश की, तो मेरे पास एक बड़ी प्रॉब्लम आई कि जो भी हम पढ़ते हैं सब सब्जेक्टिविटी होती है। जो भी हम किताबों में पढ़ते हैं सब सब्जेक्टिविटी है। अब इस सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी में चेंज करना है, यानी एक सवाल की फॉर्म में चेंज करना है। या तो कोई स्टेटमेंट जो मैं लिखूंगा या तो वो सही होगा या तो गलत होगा, उसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होगी। सब्जेक्टिविटी नहीं होगी, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होगी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब या तो सही है या तो गलत है। ये नहीं कि मेरे ओपिनियन से सही है, मुझे ऐसा लगता है सही है, हाँ हाँ मेरा मेरा ये मानना है इसलिए सही है, ये सब्जेक्टिविटी हो गई। तो नॉर्मली जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें सब्जेक्टिविटी है। अब इस सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी में चेंज करना है, यानी किसी एक ऐसे सब्जेक्टिव पैराग्राफ को, लेट्स से मॉडर्न हिस्ट्री का कोई चैप्टर है, सब्जेक्टिव चैप्टर है, उस चैप्टर से सवाल बनाने, मतलब उस सब्जेक्टिविटी को चेंज करके ऑब्जेक्टिविटी में लाना है, सवाल के फॉर्म में लाना है। सवाल के फॉर्म में लाना है। तो इस यूपीएससी एग्जामिनर के सामने ये चैलेंज हो, जब क्वेश्चन बनाऊं मेरे सामने ये चैलेंज हो, एकदम सेम चैलेंज है। तो ये चैलेंज एग्जामिनर के सामने है क्या? यूपीएससी एग्जामिनर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि सब्जेक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म करना है ऑब्जेक्टिविटी में। ठीक है, ये तो बड़ा आसान है। कोई भी सब्जेक्टिव है उससे हम क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बना दिया। लेकिन क्वेश्चन बनाने के बाद अगर उसके अलग अलग जवाब आएंगे तो एक सवाल के दो जवाब हो नहीं सकते। तो उसकी वजह से क्या होगा? यूपीएससी के ऊपर लिटिगेशन हो जाएंगे। अरे सवाल बनाना थोड़ा सा, भाई मम्मी ने आपसे कहा कि धनिया खरीद लाओ, धनिया खरीद लाने में क्या बड़ी बात है, धनिया खरीद के आके दे दोगे।
तो मम्मी को जब चौंटा पड़ता कि धनिया, सही धनिया खरीदने के लिए बोले थे, अच्छी अच्छी धनिया निकाल के लानी थी। अरे अच्छी अच्छी धनिया निकाल के लानी थी। मेन पॉइंट समझ रहे हैं आप? धनिया लाना तो क्या बड़ी बात है, प्याज टमाटर लाना जाके मंडी से उठा लाए, पर मम्मी से डांट क्यों पड़ती, ये कैसे टमाटर उठा लाए हो, ये कैसे धनिया उठा लाए हो, ये कैसे प्याज है, अनियन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, टोमेटो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कहां से ले आए तुम, इतने पैसे मिलाए, ठग गए हो तुम। तो कोई काम करना आसान है, सवाल ही तो बनाना था, बना दिया। सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी में चेंज करना था, कर दिया। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह कि फ्यूचर लिटिगेशन नहीं होना चाहिए। वो जो आपने सवाल बनाया उसका एक ही जवाब आना चाहिए, एक ही जवाब आना चाहिए। जब इस सवाल का एक जवाब आएगा तब ये सवाल अच्छा माना जाएगा। तो इस सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी में ट्रांसफॉर्म करना है, और ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है कि कोई लिटिगेशन ना हो फ्यूचर में। और यूपीएससी के पास वैसे कितने भी लिटिगेशन अभी चल रहे हैं, कोई कास्ट का फ्रॉड कर रहा है, कोई ईडब्ल्यूएस का फ्रॉड, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, कोई एज का फ्रॉड कर रहा है, कोई फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट गलत बनवा रहा है। यूपीएससी के पास खूब ढेर सारे लिटिगेशन। बाकी लोग सवाल ऐसे बना दिया, सीसेट का पेपर ऐसा बना दिया, वो भी लिटिगेशन, यूपीएससी अनफेयर पब्लिक सर्विस कमीशन, खूब लिटिगेशन है उसके ऊपर। वो कभी एग्जामिनेशन में ये नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर लिटिगेशन का भार बढ़े, ऐसे सवाल डाल दे वो कि आप सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दो कि देखो इनका सवाल कैसा है। तो कोशिश ये करेगा कि सब्जेक्टिविटी को जब एग्जामिनर ट्रांसफॉर्म कर रहा है ऑब्जेक्टिविटी में, तो कोई भी फ्यूचर में लिटिगेशन नहीं होना चाहिए। करेक्ट? अब यहां से आपने समझा कॉन्सेप्ट, इशू एग्जामिनर को क्या फेस होता है, एग्जामिनर सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी में ट्रांसफॉर्म करता है, और उसको करते समय ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी लिटिगेशन ना हो फ्यूचर में। इतनी बात समझ आई या नहीं आई, पहले ये बता दो, कंफर्म कर दो कि इतनी बात हमें सर समझ में आ गई कि सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी में ट्रांसफॉर्म, मेरे साथ बोलते रहो, सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी में ट्रांसफॉर्म करना है, और ये कोशिश करनी है कि लिटिगेशन ना आए। ये किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन मेकर का एक दिमाग में पॉइंट रहता है। एंड यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसके पास कि वो सिलेबस के बाहर नहीं जा सकता है, जाएगा तो लिटिगेशन हो जाएगा। तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए मुझे ये करना है, एग्जामिनर को करना क्या है, उसको करना है सवाल बनाना है। सवाल बनाते समय उसके सामने एक इशू है कि सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी में ट्रांसफॉर्म करना है, और कोशिश करनी है कि कोई भी लिटिगेशन ना आए फ्यूचर में। अब ये एग्जामिनर के सामने इशू है, तो एग्जामिनर अब सवाल अगर डिजाइन करता है तो सवाल में दो ही चीज होती है, स्टेटमेंट्स एंड ऑप्शंस। एक सवाल के कुछ स्टेटमेंट होंगे और उसके बाद ऑप्शंस होंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, 1 2 2 3 1 2 3, इस टाइप के ऑप्शंस होंगे। तो सवाल में क्या होगा, स्टेटमेंट्स होंगे या ऑप्शंस होंगे। अच्छा बताओ, ऑप्शन में ज्यादा कर सकते हैं क्या कुछ? ऑप्शन में कोई कुछ कर सकता है क्या ज्यादा? अलग अलग तरह के ऑप्शंस डिजाइन कर सकते हो बस, ऑप्शन से ज्यादा कुछ खेल नहीं सकते हो। ऑप्शंस की वजह से क्या फ्यूचर में लिटिगेशन आ जाएगा? ऑप्शंस की वजह से क्या आपसे कोई विद्रोह कर सकता है? ऑप्शंस की वजह से नहीं। तो ऑप्शन फ्रेम करना तो बड़ा इजी है, ऑप्शन फ्रेम करना। हाँ मोहित, लिटिगेशन तो आ ही जाते हैं, वो तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। मैंने कहा ना, जिसको चोरी करना है वो तो कहीं से भी चोरी करता है, जिसको अब किसी को केसी करना तो कर सकता है, लेकिन यूपीएससी अपना पक्ष रखेगा ना, जिसे सीसेट वाले पेपर में रख दिया था कि हम तो दे रहे हैं सही ढंग से पेपर, 10th क्लास का ही है सवाल। अब एग्जामिनर स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा तो अलग बात है, वो अपना पक्ष तो रखते ही है, लेकिन चाहते तो वही है कि कोई लिटिगेशन ना हो। अब दो चीजें हैं, स्टेटमेंट एंड ऑप्शंस। अच्छा, ऑप्शंस में ज्यादा स्कोप है क्या एग्जामिनर के पास? मैं सवाल पूछ रहा हूं। नो, ऑप्शंस में क्या ज्यादा कुछ कर सकते हैं? नहीं। हाँ, डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस बना सकते हैं, टाइप्स ऑफ ऑप्शन हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस फ्रेम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में इतना प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शंस में ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है। सब लोग बोलो स्कोप है या नहीं, हाँ या ना, जवाब सबके आने चाहिए, मुझे सबके जवाब चाहिए यहां पर। तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल किस में होने वाला है? स्टेटमेंट में स्ट्रगल होने वाला है। आराम से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोच समझ के। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां आने वाली है? स्टेटमेंट्स में आने लगी। क्यों? क्योंकि आप स्टेटमेंट ही तो ऐसे फ्रेम करोगे जहां पर सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी को किसमें चेंज करोगे? आप स्टेटमेंट में चेंज करोगे।
एकदम कंफर्म है? इतना समझ में आया कि सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्टेटमेंट्स में ही, जाहिर सी बात है। अब एग्जामिनर के पास दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं भाई? आपने कोई स्टेटमेंट बनाया, लिख लिया, चूज द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग, मैंने ये लिखा, फिर मैं लिखा स्टेटमेंट, और आजकल यूपीएससी ऐसे यूज करता है, पहला स्टेटमेंट, फिर मैंने एक स्टेटमेंट बनाया। अच्छा बताओ, इस स्टेटमेंट को बनाने के बाद इसके जवाब क्या हो सकते हैं? या तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, या तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो सकता है, या तो स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, या तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो सकता है। यही दो चीजें हो सकती हैं या नहीं? कोई भी स्टेटमेंट हो, यूपीएससी, इसी को तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी है। ये तो सही होगा, ये तो गलत होगा। ये मे बी नहीं होगा कि हाँ मे बी करेक्ट हो, मे बी इनकरेक्ट हो, ऐसा नहीं होगा। या तो करेक्ट होगा या तो इनकरेक्ट होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। बिल्कुल सही। यानी स्टेटमेंट जब भी यूपीएससी बनाएगा तो दो तरह के स्टेटमेंट बना सकता है, करेक्ट, इनकरेक्ट। बिल्कुल, यहां तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल। मैं स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से बहुत हौले हौले चल रहा हूं। मैं शुरुआती क्लास में आपको इतना समझाना चाहता हूं, एक बार ये बैठ गया दिमाग में तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि एग्जामिनर क्या सोच के सवाल बनाता है। ध्यान से, एग्जामिनर के पास दो चीजें हैं, या तो स्टेटमेंट फ्रेम कर दे या तो ऑप्शंस फ्रेम कर दे। ऑप्शंस में उसके पास ज्यादा स्कोप नहीं है। किसमें स्कोप है? स्टेटमेंट में स्कोप है। करेक्ट, अब स्टेटमेंट बनाएगा तो उसके पास दो ही चॉइस है, या तो करेक्ट स्टेटमेंट बनाएगा या तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाएगा। अब मुझे सोच के बताओ, सोच के बताओ, करेक्ट स्टेटमेंट बनाना इजी है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाना इजी है? करेक्ट स्टेटमेंट बनाना इजी है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाना इजी है? कौन देगा इस सवाल का जवाब? चलो चलो जवाब दो। करेक्ट और इनकरेक्ट, विच वन इज इजी टू फ्रेम? करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट। वैभव ने कहा सर दोनों बनाना इजी है। करेक्ट जवाब ये है कि इन दोनों को बनाना इजी है। अरे करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है आपको, किसी भी एक किताब को उठाइए, उसका कोई भी एक स्टेटमेंट उठा लीजिए, लक्ष्मीकांत खोल लीजिए आप लक्ष्मीकांत तो नहीं खोलिए, कॉन्स्टिट्यूशन को खोल लीजिए, और कॉन्स्टिट्यूशन को खोलकर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी एक स्टेटमेंट लिखा है किसी भी आर्टिकल में, उसको उठा लीजिए। वो करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो क्या करेक्ट सवाल बन सकता है, करेक्ट स्टेटमेंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट हैव अ डिस्क्रिशनरी पावर, या इसको ऐसा करें, गवर्नर हैव अ डिस्क्रिशनरी पावर। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर हैव अ डिस्क्रिशनरी पावर। अब ऐसा सवाल बनाना, स्टेटमेंट बनाना इजी है, डिफिकल्ट है? ये तो बड़ा इजी है। इनकरेक्ट बनाना हो तो मैं लिख दूंगा प्रेसिडेंट हैव अ डिस्क्रिशनरी पावर। करेक्ट, करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट बनानी हो या इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनानी हो, एग्जामिनर के लिए दोनों इजी है। किताब से उठाओ, उठा के उसकी लाइन चिपका दो, करेक्ट बन गया। उसमें कुछ उल्टा कर दो तो इनकरेक्ट बन गया, इनकरेक्ट बन गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो या इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो, ये दोनों बनाना एग्जामिनर के लिए इजी है। अच्छा, अगर मैं आपसे, सुनो सुनो, एग्जाम में बैठे हो, प्री एग्जामिनेशन बैठे हो, ध्यान से सुनना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं। प्री एग्जामिनेशन में आप बैठे हो, आपको एक स्टेटमेंट आया कि भैंस दूध देती है, बफेलो गिव्स अस द मिल्क, बफेलो हमें मिल्क देती है। बफेलो की जगह आपको काव करना है, गाय हमारी माता है, हमको दूध देती है। आपको प्री एग्जामिनेशन में पहला स्टेटमेंट मिला ऐसा, तो क्या आपको पता है कि हाँ दूध देती है एकदम सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल, बिल्कुल, यस। फिर आपको दूसरा स्टेटमेंट मैंने दिया, सचिन तेंदुलकर इज गॉड ऑफ फुटबॉल। सुनना सुनना आराम से, बताओ मुझे, जवाब बताओ। मैंने दिया सचिन तेंदुलकर, अब मुस्कुराओ, ठाके मारो, मस्त, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझो, बिल्कुल।
सचिन तेंदुलकर इज गॉड ऑफ फुटबॉल, आपको सबको पता है, वेल नोन नॉलेज है कि सचिन साहब क्रिकेट के भगवान है। ये क्या स्टेटमेंट गलत है? आपको पता है स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, ये दो सवाल प्री एग्जामिनेशन में अगर आपके पास आए तो आपको एक क्वेश्चन कैसे लगेगा? इजी लगेगा, बिल्कुल लगेगा इजी। आप ऐसे सवालों के जवाब आपको तुरंत आएंगे, आंसर्स आप तुरंत कर लोगे, कर लोगे, तो एग्जामिनेशन डिफिकल्ट कैसे बनेगा? ये तो सभी लोग सही जवाब दे देंगे इसका, तो फिर तो सबके 200 में 200 आएंगे, फिर प्री कौन निकालेगा, कैसे पता चलेगा? आप मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट बनाए कि एकदम हल्के स्टेटमेंट, एकदम सीधे स्टेटमेंट लिख दे कि गाय दूध देती है, सचिन तेंदुलकर फुटबॉल के गॉड हैं, तो आपको सही गलत तुरंत पता चल जाएगा, करेक्ट? पर एग्जामिनर, सुनना ध्यान से, एग्जामिनर यही तो नहीं करता है, एग्जामिनर ये नहीं करता है, एग्जामिनर का माइंडसेट जो छुपा है वो इसमें है, हाउ टू मेक इनकरेक्ट स्टेटमेंट that looks correct and vice versa। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, सब लोग लिख लो, लिख लो। एग्जामिनर की पूरी चालाकी इस चीज पर है कि आपके मुंह के सामने, आपके चेहरे के सामने झूठ लिखा होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखा होगा, पर आपको लगेगा अरे ये तो करेक्ट है, आपको लगेगा ये करेक्ट है, पर एक्चुअल में इनकरेक्ट होगा। और हो सकता है एग्जामिनर ऐसा स्टेटमेंट बनाए आपको लगे इनकरेक्ट है, पर वो करेक्ट होगा। यानी एग्जामिनर साइकोलॉजी, अब आई होप जो माइंडसेट में बात कर रहा हूं, जो साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं कि स्टेटमेंट बनाना मुश्किल नहीं है, स्टेटमेंट बनाना आसान है, पर चालाकी कहां पर है? पूरा गेम कहां पर है? पूरा गेम ये है कि गलत स्टेटमेंट ऐसे बनाओ कि तुमको सही लगे, तुमको मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट्स को सही लगे, और सही स्टेटमेंट ऐसे बनाओ कि तुमको गलत लगे। उसकी पूरी चालाकी इन्हीं बातों पे लगी हुई है। समझ आया या नहीं आया, पहले मुझे बता दो कि समझ आया कि नहीं आया, ये बात आराम से दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी। मुझे भागना नहीं, अगेन मैं आराम से समझाना चाहता हूं। आज पहला लेक्चर प्री 2026 की मेंटरशिप का, ये मैं चाहता हूं आप आराम से ये बात समझे। किसी को नहीं समझ में आया मुझसे दोबारा पूछो। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि स्टेटमेंट बनाना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। दुकान से, शॉपकीपर से बाय सम प्रोडक्ट लाना आसान बात है, लेकिन टू बाय अ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, शॉपकीपर क्या करेंगे, अरे भैया क्या बात करो, इस धनिया से खुशबू आती है, अरे ये बहुत अच्छी धनिया है, ऑर्गेनिक। क्या करते हैं आपके सामने? ये मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब यही होता है ना कि प्रोडक्ट चाहे कितना भी गंदा हो, प्रोडक्ट चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, मार्केटिंग ऐसी करेंगे कि आपको लगने लगेगा कि प्रोडक्ट से कुछ होगा, फैट खत्म हो जाएगा, ये ड्रिंक पिएंगे तो आपकी पूरी चर्बी हट जाएगी, एक्सरसाइज करो भाई, बेवकूफ बना रहे, इससे आपकी त्वचा एकदम गोरी हो जाएगी। मार्केटिंग क्यों? ऐसे करोगे तो वो हो जाएगा, वैसा करोगे तो वो हो जाएगा। इतनी मार्केटिंग क्या है? रॉन्ग मार्केटिंग के बारे में बात करो। बेसिकली प्रोडक्ट कुछ और है, पर आपको पता ना चले कि प्रोडक्ट वो काम करता है कि नहीं करता है, तो आपको दिखाते ऐसा है कि आपको लगने लगे कि हाँ वो वही काम करता है। मतलब सारा गेम परसेप्शन का है, फीलिंग का है। समझे नहीं? कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ? सारा गेम परसेप्शन का है, फीलिंग का है, माइंडसेट का है। एग्जामिनर का माइंडसेट ये है कि आपको बेवकूफ बनाए, और अगर आपको बचना नहीं आता तो आप बेवकूफ बन जाओगे। एग्जामिनर का पूरा पर्पस है कि आपको बेवकूफ बनाए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके मुंह के सामने देगा और लगेगा करेक्ट है। सर एग्जाम्पल बताओगे क्या? अरे एग्जाम्पल क्या, पूरे पीवाईक्यू करवाएंगे भाई, सब कुछ करवाएंगे,
समझ तो आपके मुंह के सामने लिख के देगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट सामने पता होगा, एग्जाम में लगेगा कि सही है। एग्जाम में लगेगा कि सही है। कैसे? ये चीज आप लिखो, स्टेटमेंट बनाना दो टाइप के बना सकता है, करेक्ट एंड इनकरेक्ट। करेक्ट इज मोर इजी टू फॉर्म। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जब भी बनाएगा ताकि वो करेक्ट लगे, ज्यादातर वो ये गेम करता है जो मैं लिखवा रहा हूं आपको, कर दोनों सकता है, दोनों भी करता है, लेकिन मोस्टली क्या करता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो ऐसा बनाए कि आपको करेक्ट लगे। तो एग्जामिनर का सारा स्मार्ट वर्क इधर लाई करता है, सारा स्मार्ट वर्क इस इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ऐसा बनाए कि वो इनकरेक्ट हो पर आपको करेक्ट लगे। ये करने के लिए एग्जामिनर पूरा दिमाग लगाता है अपना, इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव ये है टू डिजाइन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विच कैन लुक करेक्ट, लुक यू कैन परसीव देम एज इनकरेक्ट, परसीव देम एज करेक्ट, और वो हो इनकरेक्ट। और इसी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बनाने के लिए वो क्या करता है, और यहीं से मेरा एक ब्रह्मास्त्र निकलता है, इसका नाम लिखिए ब्रह्मास्त्र नंबर 4। सर पहली ही क्लास में चौथा वाला, पहला दूसरा तीसरा किधर है, सब समय के साथ आएगा। आप पहले ये तो लिखो ब्रह्मास्त्र नंबर 4, जनरल वर्सेस स्पेसिफिक, ब्रॉड वर्सेस नैरो। एग्जामिनर जब भी जनरल स्टेटमेंट बनाएगा उसके करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, जब भी वो स्पेसिफिक बनाएगा उसके इनकरेक्ट स्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। जब भी वो स्टेटमेंट ब्रॉड बनाएगा तो सही होंगे, जब भी नैरो बनाएगा तो गलत होंगे। और बस वो जो स्टेटमेंट है वो आपस में कोरिलेट होने चाहिए, कॉमन सेंस है कि कोरिलेट हो। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट से करके ऐसा स्टेटमेंट हो जब इन दोनों को कोरिलेट कर सके तब सवाल बनाए, नॉर्मली वो वही करता है। ये कोरिलेशन आपको चेक नहीं करना है, नॉर्मली हर सवाल में यही करता है। तो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा का अस्त्र, ये निकल के कहां से आया, जनरल वर्सेस स्पेसिफिक कहां से निकल गया, इसी यूपीएससी की इसी आइडियोलॉजी से कि मुझे इनकरेक्ट बनाना है। तो अगर मुझे इनकरेक्ट बनाना है तो मैं ऐसा स्टेटमेंट लूं जिसको मैं धीरे से स्पेसिफिक कर दूं और वो देखने में सही लगे पर हो गलत, या मैं ऐसा स्टेटमेंट लूं जो वो बहुत जनरल हो, बहुत ब्रॉड हो, पर आपको लगे कि वो गलत है, वो आपको लगे वो सही है और वो हो गलत, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। तो जनरल वर्सेस स्पेसिफिक, ब्रॉड वर्सेस नैरो, ये ब्रह्मास्त्र नंबर 4। ये क्या है, समय के साथ समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, बस अभी लिख लो। पर ये लिखा हमने किससे, हम इस पॉइंट से निकाल के लाए। और अगर यही चीज है कि उसको इनकरेक्ट स्टेटमेंट डिजाइन करने ताकि वो आपको करेक्ट लगे पर हो इनकरेक्ट, उसके लिए वो क्या करे, और यहां से लिखिए ब्रह्मास्त्र नंबर 5, मेकिंग स्टेटमेंट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग द एक्सट्रीम वर्ड। जो आपको पूरे यूट्यूब पर बताते रहते एक्सट्रीम वर्ड हो तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, वो यहां से आया है। इसके पीछे की साइकोलॉजी, इसके पीछे का पूरा माइंडसेट जो मैंने बताया अभी तक 1 घंटे लगाकर, ये माइंडसेट की बदौलत ये बोल पाते हैं लोग, और इसी ये बता बता के अब स्टूडेंट्स का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। अब ये चीज जो लिखी हुई है, यूपीएससी इन्हीं एक्सट्रीम वर्ड्स को यूज करना चेंज कर रहा है। मैं बताऊंगा कैसे, सब कुछ समझाएंगे आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं। ब्रह्मास्त्र नंबर 5, मेकिंग स्टेटमेंट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग द एक्सट्रीम वर्ड्स। कैसे, जब भी यूपीएससी ऑल, नन, एनी, नो, ऑलवेज, नेवर कभी नहीं होता, ओनली, फर्स्ट, लास्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, कैन नॉट बी डन, इट इज नेसेसरली, मैंडेटरी, कंपल्सरी, जब ऐसे टर्म्स वो यूज करता है तो जनरली वो गलत होते हैं। जब वो कैन बी, मे बी, सम, माइट बी, मेनली, मोस्टली, पॉसिबल यूज करता है तो ऐसे स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। पर इसको अभी दिल से मत लगाइएगा, अभी जनरली आप ये लिख लो, मना नहीं कर रहा हूं मैं, पर इनको आज अगर ऐसे ही लगाने आप एग्जामिनेशन में चले गए तो आप गलती कर जाएंगे।
अभी आप लिख लो, समझाने के लिए मुझे अभी बताना है, पर इनको यूज करना मुझे आपको सिखाना है। ऐसे तो फिर कोई भी कर ले, अगर यही देख के करना हो तो कोई भी कर ले। नहीं नहीं, मैं आपको कुछ और समझाना है। पहले आप ये समझिए कि गलत क्यों होंगे। गलत ये होंगे क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट को यूज कर रहा है, ऑल नन एनी करके ऐसे स्टेटमेंट में ऐसे वर्ड्स को यूज कर रहा है, तो देखने में लगते हैं करेक्ट हैं, पर होते इनकरेक्ट हैं। क्योंकि ये सब कैसे स्टेटमेंट है? एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। और यहां पर क्या है? कैन बी, मे बी, सम। यहां पर पॉसिबिलिटी है। जहां पर पॉसिबिलिटी है वो जनरल है, वो ब्रॉड है। जहां पर एब्सोल्यूट है वो स्पेसिफिक है, वो नैरो है। समझ गए बात? लिख लो, बताओ मुझे। ब्रह्मास्त्र नंबर 4, जनरल वर्सेस स्पेसिफिक में जनरल स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, स्पेसिफिक स्टेटमेंट गलत होंगे। नैरो, ब्रॉड वर्सेस नैरो, ब्रॉड स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, नैरो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होंगे। याद रखिएगा, ब्रह्मास्त्र नंबर 4, मैं बोलता हूं B4, ब्रह्मास्त्र 4 B4, तो आपको भी B4 याद रखना है। और B5 क्या है? एक्सट्रीम वर्ड्स, यानी B4 से ही निकला हुआ स्पेसिफिक जो चीज बता रहा हूं, B5 बता रहा हूं। ऑल, नन, एनी, नो, ऑलवेज, ये सब क्या हैं? ये सब जिस स्टेटमेंट में होंगे गलत होंगे, और अगर ये स्टेटमेंट में होगा तो सही होगा। लेकिन मैंने कहा अभी यही मान के चलो, पर इसको अभी देख के, सिर्फ ये देख के कि ऑल लगा हुआ है, गलत मत मार देना। अभी मैं आपको आगे चल के बहुत चीजें समझाऊंगा, क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड यूपीएससी ने अपने आप को चेंज किया है। और ये मैं पिछली बार भी लोगों को बताया, मैंने बहुत समझाया, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ट्रैप नहीं है, ये भी मैंने बहुत समझाया। जस्ट अ सेकेंड। पर सब समझते नहीं ना, प्रॉब्लम यही है, समझना पड़ेगा। यस, सब लोग एक बार जवाब दो, समझ गए? यस, इतना आपने लिख लिया, डन सर, बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। शांत दिमाग को पहले एकदम शांत करो, एकदम ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो, स्टेबल हो, बुद्धि स्टेबल करो, शांत आराम से समझते हैं। फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रिपरेशन सबकी साइड में कर दी, बिल्कुल पुड़िया बनाइए, साइड में कर दो। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है कि अच्छा एग्जामिनर, ये जो लोग बता देते हैं आगे, कैसे बताते हैं? एग्जामिनर क्या सोचता होगा, एग्जामिनर ने क्या सोचा, एग्जामिनर ने क्या दिमाग लगाया? कैन यू प्लीज रिपीट B4 जनरल वर्सेस स्पेसिफिक, ब्रॉड वर्सेस नैरो। अगर यूपीएससी जनरल स्टेटमेंट बनाएगा, ब्रॉड स्टेटमेंट बनाएगा तो वो सही होंगे, अगर वो स्पेसिफिक वो स्टेटमेंट बनाएगा या नैरो बनाएगा तो गलत होंगे। और इसी का एप्लीकेशन तो मैंने बताया, अगर ऑल लगा दोगे, नन लगा दोगे, एनी, नो, ऑलवेज लगा दोगे, तो आप क्या बना रहे हो? एब्सोल्यूट स्टेटमेंट बना रहे हो। पॉसिबिलिटी नहीं होगी, एब्सोल्यूट होंगे, नैरो होंगे, वो स्पेसिफिक होंगे तो गलत होंगे। इसलिए जिस स्टेटमेंट में ऐसे वर्ड्स मिलते हैं वो स्टेटमेंट गलत होते हैं, लेकिन जिन स्टेटमेंट में ये वर्ड मिलते हैं वो स्टेटमेंट सही होते हैं। रीजन क्या है, लॉजिक क्या, आपको समझ में आ रहा है? डन है? पक्का? यस, अब सबको डन है? फिर से मैंने रिपीट कर दिया। अब मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। ये देखो, लिखा है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस, सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, some species of marine mammals are herbivorous, some species of snakes are vivivorous। अब पहले ध्यान से, पहले ध्यान से, किसके पास, इसके पास इसके बारे में नॉलेज है क्या? एग्जामिनेशन में आप टर्टल की सभी स्पीसीज के बारे में पढ़ के गए हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई टीचर भी ये बात कह दे तो मैं कह दूंगा झूठ बोल रहा है, झूठे हो तुम। स्टूडेंट से तो मुझे उम्मीद नहीं है कि भाई, टीचर से भी उम्मीद नहीं है, मैं तो कहता हूं किसी से भी ये उम्मीद नहीं हो सकती है कि उसे टर्टल के सारे स्पीसीज के बारे में पता हो कि कौन सा हर्बीवोरस है, कौन सा कार्निवोरस है, किसी को नहीं पता है। अब मुझे बताना, ध्यान से, अब मुझे बताना, नॉलेज कहां है आपके पास? नॉलेज किधर है? तो यूपीएससी ने सवाल पूछा है, पढ़ो कंटेंट,
कौन सा कंटेंट पढ़ के इसका जवाब देंगे? कौन सा कंटेंट पढ़ के इसका जवाब देंगे? कौन सी किताबों में लिखा है ये? ऊंट पानी पीता है? याद है आपको? अब भस्सी तो यूपीएससी एग्जाम नहीं दे रहा ना, अभी तो नहीं दे रहा, उस समय उसके जितना उसके हिसाब से दिया उसने। रेगिस्तान में पानी, खरई कैमल के ऊपर जो सवाल था, याद है? पीडीएफ नहीं मिलती संदीप। समझो, जो लिखवा रहा हूं लिखो और जो कह रहा हूं सुनो। सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस। क्या टर्टल की सारी स्पीसीज के बारे में आपको ज्ञान है क्या? नॉलेज है क्या? आप सबका आंसर आया नो सर। क्या आपको फिश की सभी स्पीसीज के बारे में ज्ञान है क्या? आपका आंसर आया नो सर। सर इसकी, मैमल्स की, स्नेक्स की, क्या आंसर आया? नो सर। यानी आपकी नॉलेज क्या है? शून्य, जीरो है। सुनना, लिखा है सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस। मैं आपको एक सिंपल बात बोलता हूं, यूपीएससी ने ऐसा स्टेटमेंट बनाया, आप सोचो क्या सोच के बनाया होगा? उसने सोच के बनाया होगा कि स्टूडेंट को टर्टल्स के स्पीसीज के बारे में सबको पता नहीं होगा, ना फिश के ना मैमल्स के बारे में। उसको लगेगा अरे अरे कितना ढेर सारा पढ़ना पड़ेगा, यूपीएससी की पढ़ाई तो नॉन एंडिंग है, सिलेबस खत्म नहीं होता। उसको उस समय डर लगेगा। अब तुमको जब ऐसा सवाल एग्जामिनेशन मिलेगा तो तुमको क्या लगेगा? सबसे पहले क्या लगेगा? तुम्हें डर लगेगा। अरे ये क्या सवाल पूछ रहे हैं, दिमाग खराब कर दिया उन्होंने। अब कुछ लोग कहेंगे पीवाईक्यू है ये सवाल जब अब तो ये पीवाईक्यू हो गया ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ गया। अभी तो नहीं, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट है। अब इसके नोट्स बना लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का मतलब ये होता है कि हम नोट्स बना लेते हैं, इन सबके हर एक ऑप्शंस के नोट्स बना लेने चाहिए प्यारे प्यारे। अब बनाओ, टर्टल्स की सारी स्पीसीज के बारे में नोट्स बनाओ, फिश की सारी स्पीसीज के बारे में नोट्स बनाओ। क्या दिमाग लगा रहे हैं ये? इस सवाल को देने का पर्पस ये थोड़ी है। ध्यान से लिखा है सम। सम मतलब होता है कुछ, फ्यू, सम। सम मतलब कि सभी के बारे में बात नहीं हो रही है, ऑल स्पीसीज के बारे में बात नहीं हो रही। सम मतलब कुछ स्पीसीज टर्टल्स की ऐसी हैं जो हर्बीवोरस हैं। मैं कह रहा हूं मान लो आज नहीं है, और जब तक तुम्हारा रिजल्ट आया तब तक कोई ना कोई आ गई स्पीसीज ऐसी, तो क्या एग्जामिनर जाकर लिटिगेशन में फंसेगा? एग्जामिनर जाकर लिटिगेशन में अपने आप को फंसाएगा? ध्यान से सुनो पहले, ये दिमाग बैठ जाना चाहिए। सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस, तो होंगे कोई कुछ स्पीसीज होंगी ऐसी। हो सकता है मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, एग्जामिनर को भी नहीं पता होगी, पर कोई ना कोई तो निकल आएगी। ये थोड़ी लिखा है कि सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर क्रिकेटर्स। ये लिखा है क्या? सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर क्रिकेटर्स लिखा है क्या? फुटबॉलर्स लिखा है क्या? मतलब क्या ये दोनों कोरिलेटेड हैं? टर्टल्स एंड हर्बीवोरस कोरिलेटेड हैं? बिल्कुल हैं। ये तो नहीं लिखा ना सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर फुटबॉलर्स, तब तो मान सकते हो कि कोई नहीं होगा फुटबॉलर। भैया कहां फुटबॉलर? लेकिन यहां पे क्या लिखा है? ये क्या कोरिलेटिव्स हैं? कोरिलेटिव हैं। टर्टल की स्पीसीज और हर्बीवोरस हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तो क्या कोई ना कोई स्पीसीज ऐसी होगी उनकी जो हर्बीवोरस हो? बिल्कुल है। आज नहीं होगी तो कल निकल आएगी, परसों निकल आएगी। आप अपनी आंसर की चेंज करेंगे या लिटिगेशन में फंसेंगे? सुनना 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 सुनना, उसने उस सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी में जब चेंज किया तो सवाल उसको पूछना था स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस, पर इस सवाल का जवाब पक्का ही पक्का सही आए, करेक्ट लगे, करेक्ट है कि सम स्पीसीज तो होंगी ना हर्बीवोरस। और आपके पास ये नॉलेज नहीं होगी तो ये सवाल आप छोड़ दोगे ना। और यूपीएससी का काम तो आपसे ये कि आपको डरा के सवाल छोड़ने के लिए भी विवश करे। आपको डराए कि सवाल तुमको नहीं आता, कोई नॉलेज नहीं है तुम्हारे पास, प्लीज सवाल छोड़ दो। उसका काम ये भी तो है कि आपको डरा के ये बोले कि सवाल स्किप करो। उसका काम स्किप करवाना भी तो है आपसे। अब ये सवाल देख कर, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? नॉलेज नहीं है, नॉलेज जीरो है, सन्नाटा है। पर आपको ये पता चल गया कि हां सम स्पीसीज, ये कैसा स्टेटमेंट है? ये ब्रॉड है, ये जनरल है। तो ये स्टेटमेंट
कोई ना कोई स्पीसीज तो निकल आएगी जो हर्बीवोरस होगी, तो ये करेक्ट होगा। कोई ना कोई स्पीसीज फिश की निकल आएगी जो हर्बीवोरस होगी, करेक्ट होगी। कोई ना कोई मरीन मैमल होगा जो हर्बीवोरस होगा, करेक्ट होगा। कोई ना कोई स्नेक जरूर होगा जो विपिवोरस होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि सम लगा हुआ है। सम स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? ब्रॉड कर रहा है, जनरल कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट सारे कैसे हैं? करेक्ट हैं। तो अगर ये सवाल आपसे पूछता यूपीएससी, ये 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सवाल है, जवाब दे दो मुझे अब। Which of the following statement below are correct? Some species of turtles are herbivorous. Fish are herbivorous. Marine mammals are herbivorous. Some species of snakes are vivivorous. 1 3 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4। अभी मैं जादू दिखाऊंगा। हाँ, यूपीएससी इज अ बुली। वो पूरा ट्राई करता है कि आप सवाल छोड़ दो। वेलकम टू माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर। वेलकम हाउ। और ये अभी 2019 सर कहां की बात कर रहे हो? 2025 चल रहा है, 26 चल रहा है, 25 का पेपर हुआ है सर, कहां चाह रहे हो अभी? अरे मैं हूं ना, मैं यहीं बैठा हूं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? बिल्कुल। अब 2019 का ये सवाल था। वेलकम टू दिस क्वेश्चन ऑफ 2023। 2023 का ये सवाल पढ़ो। सर 2023 यूपीएससी प्री का सबसे डिफिकल्ट ईयर 2023। क्या सर, क्या सवाल बनाया था यूपीएससी ने? हमें तो डर लग गया। उसने ऑप्शन चेंज कर दिए दोस्तों। देखो, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तुम जवाब दो। अब मेरी बारी तो खत्म हो गई समझाने की, है ना? आराम से समझ समझ के यहां बिठाना है सब कुछ। यहां पर सब कुछ दिमाग में बिठाएंगे। सब मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी। होगी कोई मशरूम जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी? बिल्कुल करेक्ट है। सब मशरूम हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टी। होगी, कोई मशरूम निकल आएगा, हमें क्या पता। सब मशरूम हैव इंसेक्टाइडल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल। सब मशरूम हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी। होगी कोई मशरूम। कौन पढ़ने जा रहा है? नॉलेज जीरो। नॉलेज इज इक्वल टू जीरो। शून्य नॉलेज है आपको सवाल की। आप सबने सही जवाब दिया है। आप सबको एक जीरो नॉलेज है इस चीज की, पर आप सबका जवाब सही है। क्यों? क्योंकि यू नो द एग्जामिनर। यहां पर उसने 1 3 2 3 4 2 4 1 2 3 4 कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये पूछा था। और यहां पे पूछा है हाउ मेनी, कितने करेक्ट हैं। तो हाउ मेनी चारों करेक्ट है, तो आंसर क्या हो गया? ऑल फोर। यूपीएससी ने ऑप्शंस चेंज कर दिए, लेकिन क्या ये सवाल डिफिकल्ट था? क्या ये सवाल एग्जामिनर ने जो थॉट प्रोसेस फॉलो करके दिया है उसी से निकल आया? जीरो नॉलेज, 100% माइंडसेट। सवाल डन। 2 नंबर आपकी झोली में, 2 नंबर आपको मिल गए, बात खत्म। अब आपसे दुनिया पूछे कि भैया मशरूम के बारे में पढ़ के गए थे क्या, तुमको 2 नंबर आ गए, तुमने ये सवाल सही कैसे किया? तुम सारे मशरूम के सारे मशरूम्स की टाइप्स के बारे में जानते हो? बोलना जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। मशरूम जो आगे आने वाले हैं उनको भी जानते हैं। अभी अभी रुको यार, अभी तो कहां, अभी तो 2019 का सवाल दिखाया था, 2023 पे पहुंचा हूं। अभी मुझे आगे तो आने दो। 2024 में कंसिडर द फॉलोइंग: बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम? नॉलेज जीरो। सवाल आता है, सवाल मुझे भी नहीं आता। सवाल के बारे में नॉलेज है, शून्य नॉलेज है, जीरो नॉलेज है, जीरो नॉलेज। और आप सबका जवाब सही है। माइंडसेट। डर जाएंगे लोग, छोड़ देंगे लोग। जो छोड़ देगा, जो डर जाएगा, जो एग्जामिनर को नहीं समझता है,
तो वो 30 सवाल करके फिर कहेगा सवाल ही नहीं लगते आगे, और जो लगाते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो गलत ही होंगे, क्योंकि आपने नॉलेज खूब गेन किया, कंटेंट खूब पढ़ा, माइंडसेट तो बनाया नहीं। माइंडसेट तो बनाया नहीं, आई एम सॉरी टू से, माइंडसेट नहीं बनाया आपने। आप सबका जवाब सही है। यूपीएससी ने उल्टा कर दिया, पहले वो यहां पे लिख के देता था सम स्पीसीज आर दिस, सम स्पीसीज आर दैट। उसने पूछा कि हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम। हाउ मेनी ऑफ द मतलब कौन सा ओनली वन ओनली टू वाला स्टाइल यूज किया ऑप्शंस में। बटरफ्लाईज, फिश, फ्रॉग्स। अरे कोई तो इनकी एक स्पीसीज होगी जो पॉइजनस हो सकती है, नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो आंसर क्या होगा? ऑल थ्री, तीनों करेक्ट है। कोई ना कोई स्पीसीज इनकी पॉइजनस निकल ही आएगी। तो आंसर क्या हो गया? सी, ऑल थ्री। यहां तक क्लियर है? मैंने 2019 का सवाल उठाया, 2019, फिर मैंने 2023 करवाया एक सवाल, 2024 एक सवाल करवाया रेफरेंस के लिए। अब आते हैं 25 के क्वेश्चन पर। विथ रेफरेंस टू लेटेस्ट यूपीएससी प्री 2025 क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं एक काम करता हूं, अभी इनेबल कर देता हूं प्राइवेट चैट, अब सबके जवाब सिर्फ मेरे तक आएंगे। With reference to unmanned aerial vehicle UAVs, consider the following statement: all type of UAV can do vertical landing, all type of UAV can do automated hovering, and all type of UAVs can use battery only as a source of power supply. सोचो सोचो सोचो, आराम से सोचो, हड़बड़ाओ मत, आराम से जवाब दो। और आप सबके सवाल के सबके जवाब ऑलमोस्ट सही है। आगे मैं सिखाऊंगा यूपीएससी ने सवाल में किया क्या, पर जितना मैंने अभी समझाया, ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। अगर गलती से कोई एक टाइप निकल आया जो वर्टिकल लैंडिंग ना कर पाया, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर गलती से कोई एक टाइप का यूएवी क्या बना सकते हो आप जो वर्टिकल लैंडिंग ना कर पाए? हो सकता है, नहीं हो सकता? तो ऑल टाइप कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, सभी कर लेंगी, कोई एक निकल आया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो यानी ये स्टेटमेंट कैसी है? गलत है। क्यों? ऑल, ये क्या है? एब्सोल्यूट है। ये क्या है? नैरो है स्टेटमेंट। सर ऑल नैरो कैसे हो गया? ऑल मतलब सभी ये काम कर सकते हैं, कोई भी एक उसमें निकल आया नहीं कर पाया तो एब्सोल्यूट है। करेक्ट। ऑल यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू ऑटोमेटेड, सभी टाइप कर लेंगी, सभी टाइप ऑटोमेटेड होवरिंग कर लेंगी। हो सकता है कोई ना कर पाए, हो सकता है कोई ना कर पाए, तो ये क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। ऑल टाइप यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर। अरे हो सकता है कोई ऐसा टाइप हो जो बैटरी ओनली ना यूज करे, बैटरी के साथ साथ कुछ और यूज करे या कोई और सोर्स यूज कर ले। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना करने की। तो सभी करेंगी ही करेंगी क्या? नहीं। अब यूपीएससी ने इसमें कैन भी डाल दिया। ऑल मर्ज विथ कैन, ऑल मर्ज विथ कैन, ऑल मर्ज विथ कैन। ऑल टाइप्स ऑफ यूवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, all types of UV can do automated landing, all types of UV can use battery only as a source of power supply. अब पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कितने करेक्ट हैं? अब आपको कैट डाल के परेशान कर दिया, क्योंकि मैंने जब आपको लिखवाया, इसीलिए मैं समझा रहा था आपको, मैंने यहाँ पे ऑल लिखवाया, आपने कहा ऑल वाले गलत होते हैं। फिर मैंने यहाँ कैन लिखवाया, आपने कहा कैन वाले सही होते हैं।
अब आपको यूट्यूब पर पढ़ा दिया गया कि जहां ऑल देखे वहां काट देना, जहां कैन देखे वहां करेक्ट कर देना। करेक्ट। यूपीएससी अब क्या कर रहा है, वो स्टेटमेंट बनाता है दोनों का यूज करके, दोनों का यूज करके स्टेटमेंट बनाया उसने। ऑल को भी यूज किया और कैन को भी यूज किया। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, सभी टाइप की यूएवी वर्टिकल लैंडिंग कर सकती हैं, ऑटोमेटेड होवरिंग कर सकती हैं, बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई यूज कर सकती हैं। अब उसने ऑल के साथ, ऑल लगा तो सबको लगा गलत होगा, कैन लगा तो लगा सबको सही होगा। अब एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हैं कि आंसर ऑल की वजह से ये सारे गलत होंगे, तो ये तो नन होगा, ये तो ऑल ऑफ 3 होगा। यानी आपको ये तो पता है आंसर इन दोनों में से है, पर आंसर क्या है, आंसर क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। इसलिए मैं अभी सवाल को करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, टच नहीं करेंगे अभी। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो समझो। जब हम यहां तक गए तो आपको पता था सम स्पीसीज में हाँ कोई ना कोई स्पीसीज होगी, बिल्कुल। अब जब जब वो सम यूज कर रहा था, जब जब वो सम यूज कर रहा था, यू आर प्रिटी श्योर कि सम के साथ कुछ हैव लगा है, सम के साथ सम 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 लगा है, यहां पर भी सम लगा हुआ है, सम लगा हुआ है। एंड यहां पर आपने पढ़ा था, सबने पढ़ाया था कि जहां पर सम लगा हो वो सही होगा, मे बी सम, ये तो आपको पता था सम लगा होगा तो स्टेटमेंट सही होगा। तो आपने उस हिसाब से आपने 2019 का ये सवाल सही कर दिया, 2023 का ये सवाल सही कर दिया, 2024 में ये सही कर दिया। लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूं, यूपीएससी कर क्या रहा, ऑल के साथ कैन मिक्स कर दिया। अब वो दोनों जो मैंने आपको लिखवाए हैं उन दोनों को मिक्स करके बना रहा है। ये अंडरस्टैंड करना है आपको एग्जामिनेशन में अभी से, कि एग्जामिनर अब आपको कंफ्यूज कैसे कर रहा है, दोनों लगा के कंफ्यूज कर रहा है। और ये एक सवाल नहीं है, ये बहुत ढेर सारे ऐसे सवाल हैं। इस सवाल का जवाब करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पर आपको अभी यहीं तक समझ में आना चाहिए। इतना जितना मैं समझा रहा हूं उतना समझिए, ज्यादा दिमाग लगाएंगे खराब हो जाएगा। अभी आपको समझना है कि आंसर या तो तीनों सही हैं या तो कोई सही नहीं है। अब इन दोनों में कौन सा आंसर होगा ये सोचना है। तो ये इतना अभी रुक जाओ यहां पर, इसको सोचो मत अभी। मुझे कुछ और भी समझाना है, बहुत कुछ। जब मैं समझाऊंगा मैं दोबारा इस पर आऊंगा और तब मैं ऑल और कैन को मिक्स करके आपको करवाऊंगा। दूसरा सवाल देखो, 2025 के प्री का ये सवाल देखो, सिगरेट बट्स, आई ग्लास लेंसेज, कार टायर्स, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक। क्या हमको ये पढ़ाया जाता है, क्या नॉलेज है? क्या कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा सकता है? नॉलेज इज जीरो, शून्य नॉलेज है। पर जवाब दे पाओगे? बाय द वे पिछले सवाल का जवाब बहुत लोगों ने सही दिया था, आई एम प्राउड ऑफ यू। उस सवाल पे हम दोबारा आएंगे, पर हम कुछ सीखने के बाद आएंगे ताकि हम कुछ लर्न कर सकें। इस सवाल का जवाब दिया जाए। हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक, 2025 के बी का ये सवाल। कौन सा कंटेन प्लास्टिक, प्लास्टिक कंटेन करता है? आप अंदर घुस के देखने जाओगे, माइक्रोप्लास्टिक्स हुए तो करेक्ट। अगर 0 पॉइंट, सुनना, अगर 0.00001% भी प्लास्टिक अगर इनमें हुआ तो क्या प्लास्टिक होगा उसमें? बिल्कुल होगा प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक होगा तो क्या इन तीनों में प्लास्टिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट। आप सब करेक्ट हैं। ये सवाल आपके लिए इजी क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्टली कंटेन प्लास्टिक पूछा। इसमें आपको कंफ्यूज किया ऑल एंड कैन में, इसलिए कई लोगों के सही, कई लोगों के गलत हैं, इसलिए मैं इस पर दोबारा आऊंगा। लेकिन ये सवाल में भी आपके पास नॉलेज जीरो है, शून्य नॉलेज है, फिर भी आपने जवाब कैसे दिया? आपने बात समझी कि कंटेन प्लास्टिक, प्लास्टिक 0.00001% भी अगर प्लास्टिक इनमें मिल गया और कल के दिन कोई रिसर्च हुई और ढूंढ लिया कि प्लास्टिक है, तो क्या एग्जामिनर अपना आंसर चेंज करेगा? क्या एग्जामिनर अपना आंसर चेंज करेगा? नहीं। तो मतलब एग्जामिनर ने सवाल इसीलिए बनाया है। हाउ मेनी की जगह लिख देता विच ऑफ द फॉलोइंग, 1 2 2 3 1 3 1 2 3, तो आंसर 1 2 3 हो जाता। भाई ऑप्शंस आप कैसे भी बना दो, पर आपका माइंडसेट तो वही है ना। हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक,
वो सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी में चेंज कर रहा था। ऑब्जेक्टिविटी में कैसे कि इनके में प्लास्टिक होता है कि नहीं होता। अब ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, या तो आंसर होता होगा या तो नहीं होता होगा। अब उसने सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी में चेंज किया, तो यहां पर मे बी और कैन भी नहीं हो सकता ना, कि पता नहीं हो या ना हो। और फ्यूचर लिटिगेशन नहीं चाहिए। कल के दिन सिगरेट्स में प्लास्टिक निकल आया और आजकल प्लास्टिक कहां नहीं है। तो आपने इस सवाल को जब पढ़ा और आपने कहा अरे अरे नॉलेज तो है नहीं हमारे पास, करेंगे कैसे, तब आपको माइंडसेट याद आना चाहिए कि मैंने कुछ समझाया था आपको। वो जो थॉट प्रोसेस समझाया मैंने, उससे आपको समझ में आया कि अच्छा हाँ 0.001% भी अगर प्लास्टिक मिल गया तो मतलब है इसमें सम प्लास्टिक इन सिगरेट बट्स। मैं इसको चेंज कर देता हूं, स्टेटमेंट लिख देता हूं, सम सिगरेट्स कंटेन प्लास्टिक्स, सम आई ग्लासेस लेंसेज कंटेन प्लास्टिक, सम कार टायर कंटेन प्लास्टिक। क्या ये जो सम करके मैंने सवाल बना दिया और ये सवाल क्या दोनों डिफरेंट है? नहीं, दोनों सेम है। नहीं, ये आपके इजी 30 क्वेश्चंस में नहीं आते हैं। ये रेस्ट जो 50-55 क्वेश्चन है, ये उनके क्वेश्चन है। ये 30 इजी वाले जो डायरेक्टली बुक से होते हैं वो है 30 इजी वाले, नितेश। ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि इनके पास आपके लिए नॉलेज जीरो है, किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। तो जब 30 के बाद जितने क्वेश्चन बचते हैं 70 क्वेश्चन, वो सारे मॉडरेट टू डिफिकल्ट की रेंज में होते हैं। और ये सवाल किसी को आते नहीं है, इसके बारे में किसी के पास नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है। ये 50 टू 55 क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं उनमें से एक सवाल ये है। आज इजी लग रहा है ना? नितेश कह रहा सर इजी लग रहा है अब तो। अरे इजी लग रहा है, क्यों लग रहा है इजी? क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है ना कि माइंडसेट वाला क्वेश्चन है, ये नॉलेज वाला नहीं है। माइंडसेट है तो इजी लगेगा, नहीं तो डर के पीछे हट जाओगे कि मुझसे तो हो ही नहीं रहा। ये 2025 का सवाल है भाई। तो भाई और आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक सवाल और करते। 2025 वाला बहुत डिफिकल्ट पेपर बनाया था यूपीएससी ने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द होस्ट सेल। अरे बाप रे बाप रे, हाउ मेनी ऑफ द ओवर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नो वायरस कैन, नो। तो यूपीएससी अब क्या कर रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। पहले तो आपको ट्रेंड समझ में आना चाहिए कि 2025 तक जब आप आ गए हो तब यूपीएससी करने क्या लगा है। अब वो गेम खेलने लगा आपके साथ। पर अब गेम कितना भी खेल ले, जब मैं सिखाने के लिए हूं तो कितना ही गेम खेल लेगा, मास्टर किस काम के। इसलिए मैं वो पढ़ाता हूं जो कोई पढ़ा नहीं सकता। पढ़ा नहीं सकता मतलब बताना मुश्किल है, पढ़ाता नहीं है कोई जानबूझ के। क्योंकि नॉर्मल पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी पढ़ाने से भी काफी अच्छा रेवेन्यू बन जाता है लोगों का। खूब ढेर सारे स्टूडेंट जाते हैं। आजकल मेंटोरशिप बहुत कम ही लोग लेते भी हैं। जिस एग्जाम में सबसे जरूरत मेंटोरशिप की है, गाइडेंस की है, माइंडसेट समझने की है, उस एग्जामिनेशन में लोग सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं। लगा लो कंटेंट, लगा लो कंटेंट, इसमें लगाओ नॉलेज। कितनी नॉलेज है मुझे बताओ तुम। और सबके जवाब क्यों आ रहे हैं फिर? सारे लोग जवाब दे कैसे पा रहे हो आप लोग? नॉलेज तो जीरो है। नो वायरस कैन सर्वाइव इन द ओशन वाटर। कोई भी वायरस ओशन वाटर में सरवाइव नहीं कर सकता, और कोई एक कर गया तो 0.001% ऑफ वायरसेस इफ दे सर्वाइव्ड इन ओशन वाटर। तो कैन लगाने से सिर्फ ये नहीं होगा कि सही हो जाएगा, और नो लगाने से सिर्फ नहीं होगा गलत हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द सोल ऑफ दिस स्टेटमेंट। मैं इसे कहता हूं, जो मैं आपको समझाऊंगा बहुत ढेर सारे सवालों से, अभी समझ लो, थोड़ा समझ लो। सोल ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सट्रीम है या नहीं है? पूरी दुनिया आपको बता रही है कि वर्ड्स एक्सट्रीम दिखे तो हटा दो, वर्ड्स एक्सट्रीम दिखे तो स्टेटमेंट गलत होगा। गलत बोल रहे हैं, दे आर रॉन्ग। अगर सोल स्टेटमेंट की एक्सट्रीम है तो स्टेटमेंट गलत होगा। स्टेटमेंट की सोल, सोल क्या है? नो वायरस कैन सर्वाइव इन द ओशन वाटर। नो वायरस कैन सर्वाइव। अगर कोई सर्वाइव कर गया वायरस तो
नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अरे कोई तो वायरस होगा जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता होगा ना। तो ये क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये दोनों एक्सट्रीम है, ये तीसरा एक्सट्रीम है। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द होस्ट सेल। अरे कोई तो वायरस होगा जो चेंज कर सकता होगा। मैंने एग्जाम आपको बोला था, मेरी टोन पे ध्यान रखिएगा, मेरे वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा। मैं जो बोलता हूं, जिस टोन से बोलता हूं, जिस लहजे में बोलता हूं, उसको दिमाग में, कानों में, दिमाग में उस टोन को बसाइए। सोल समझ में आएगी, सोल। समझ में आया? समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम क्यों है? कैन लगाने के बाद भी एक्सट्रीम है। क्यों? कोई एक वायरस सरवाइव कर गया तो, कोई एक वायरस इन्फेक्ट कर दिया बैक्टीरिया को, तो वो वायरस आप चल के फ्यूचर में अगर डेवलप हो गया ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, तब आप आंसर चेंज करेंगे? तब आप आंसर चेंज करेंगे? यानी ये तीनों स्टेटमेंट कैसे एक्सट्रीम है? तीनों गलत हैं। तो आंसर क्या होगा? हाउ मेनी करेक्ट? नन इज करेक्ट। इसलिए आप सबने आंसर डी दिया है। नॉलेज जीरो है। 100% माइंडसेट आपने यूज किया, एग्जामिनर का लॉजिक यूज किया, और आपका आंसर डी आ गया। कितना पढ़ा आपने वायरस के बारे में? ये पढ़ पाएंगे क्या? और अगर यही लॉजिक है तो अब इसका जवाब आ जाएगा आपके पास। अब इसका जवाब आ जाएगा आपके पास। ऑल टाइप ऑफ यूई कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। और कोई एक टाइप ऐसा निकल गया जो ना कर पाए तो? नो वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अगर कोई वायरस इन्फेक्ट कर दिया तो? कोई ऐसा एक टाइप का यूएई आया जो वर्टिकल लैंडिंग ना कर पाया तो? सभी टाइप कर लेंगे, पक्का है क्या? कोई एक टाइप होगा जो ना कर पाए? सभी टाइप ऑटोमेटिक होवरिंग कर लेते हैं क्या? हो सकता है कोई ऐसा निकल आए जो ना कर पाए? सभी टाइप यूज बैटरी एज अ सोर्स करेंगे क्या? हो सकता है कोई निकल आए जो ना कर पाए? ये तीनों एक्सट्रीम है। आंसर इज डी, नन। नन। नहीं नहीं वैभव, उसके बाद भी लिटिगेशन होते हैं, आंसर के आने के बाद भी लिटिगेशन होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो होते हैं, आपको नहीं पता ना, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो। भाई हम इसी फील्ड में रहते हैं, हमें पता है ना। अगर एक साल भी आंसर, एक साल के बाद भी आंसर किया है तो भी लिटिगेशन होते हैं। यूपीएससी प्री 2025 के 3 सवाल, नॉलेज जीरो, मार्क्स 6 मार्क्स आपने गेन किए, तीनों सवाल करेक्ट किए। नॉलेज जीरो, ना आपके पास प्लास्टिक के बारे में नॉलेज थी, ना आपको यूएई के बारे में बहुत नॉलेज थी, ना आपको वायरसेस के बारे में नॉलेज थी। अनिकेत अभी तक तो नहीं देखे, वो आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा, कुछ नहीं कर सकते वो हमारा, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन भी समझाऊंगा। पहले ये बताओ, ये समझ में आया जो मैं कह रहा था? एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आएगा। एग्जामिनर का माइंडसेट, मैंने पूरा माइंडसेट नहीं बताया 100%, अभी तो मैंने आपको 1% बताया होगा। आप मुझे बताओ, ये 1% जो मैंने आपको उतनी ताकत लगा के समझाया, ये 1% माइंडसेट समझ में आया? ये ब्रह्मास्त्र B4 B5 समझ में आए? और यूपीएससी कैसे एक्सट्रीम और नैरो और ब्रॉड दोनों वर्ड्स को यूज कर रहा है, ये समझ में आया? हाँ, इसमें भी कुछ स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं, बिल्कुल सही कहा मोहित ने। ये करने के बाद भी कुछ स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं, ये समझाने के बाद भी मेरे। तो आपको इसलिए मैं कह रहा हूं, टोन समझिए, मैं जो बोल रहा हूं वो समझिए, थॉट प्रोसेस समझिए, प्रैक्टिस कीजिए इस थॉट प्रोसेस की। तभी मैं बोल रहा था, या तो आप 100 प्लस 110 प्लस आएंगे, या तो 80 माइनस आएंगे। आपको इस चीज की, जो मैंने आपको सिखाया इतनी देर बाद, इतनी देर तक आपको समझना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। हाँ वो जब, हाँ बिल्कुल सुबोध, बड़े बड़े नामचीन टीचर्स के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते एक्सप्लेन भी दिए, एक्सप्लेनेशन भी दिए और वायरस के नाम भी दिए। बिल्कुल वायरस के नाम भी दे देंगे। बाद में रिसर्च करके चैट जीपीटी और गूगल से पूछना कि बताओ कोई वायरस है क्या ऐसा, वो तो आसान है। एग्जामिनेशन में कैसे लगाएंगे ये तो कोई नहीं बता रहा ना भाई। एक्सप्लेनेशन करना होता, मुझे आपको पीवाईक्यू के आंसर देने होते हैं। सुन लो मेरी बात, मुझे इस सवाल का जवाब देना होता तो मैं क्या करता?
मैं जवाब ढूंढ के लाता ना कि कौन सा वायरस है, कौन सा वायरस है ना, तो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन लिख के आता और पीवाईक्यू दिखाता, एक्सप्लेनेशन आपको दिखाता और कहता रीड कर लो, देखो इसका जवाब ये होता है, खत्म हो गई पीवाईक्यू एनालिसिस, तालियां, डन, हो गई पीवाईक्यू के एनालिसिस। अब इसके नोट्स बना लो, मैंने पीवाईक्यू के जो सवाल करवाया, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इस एक्सप्लेनेशन को मैं पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा, उसके नोट्स बना लेना, बन गए नोट्स, हो गई पीवाईक्यू एनालिसिस। वो नहीं है पीवाईक्यू का एनालिसिस। हर एक ऑप्शन जाओ, मशरूम की सारी क्वालिटी जाओ, अब सर्च करो किस किस के अंदर प्लास्टिक होता है, जाओ आज 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, अब जाओ सर्च करो किसके पास प्लास्टिक है अंदर, पागल हो जाओगे, बनाओ नोट्स, मिले सुर मेरा तुम्हारा। बढ़ाओ भाईचारा, बढ़ाओ। पीवाईक्यू का एनालिसिस का मतलब है मुझे आपको ये समझाना है कि एग्जाम में कैसे करते हैं, एग्जाम के बाहर नहीं। एग्जाम के बाहर आप चैट जीपीटी से पूछ लोगे, एग्जाम के बाहर इतनी ढेर सारी वीडियो आ जाएंगी आपके लिए एक्सप्लेनेशन देने के लिए, आंसर देने के लिए कि आप थक जाओगे देखते देखते। एग्जाम के बाहर का मैटर नहीं समझाना मुझे, मुझे एग्जाम के अंदर का मैटर समझाना। जब एग्जाम में बैठे होगे ना तुम, तब जवाब कैसे आएगा, मुझे आपको वो समझाना है। समझ में आई बात? मैंने आपका 1 घंटा 43 मिनट 1 hour 43 minutes लेकर मैंने आपको बहुत बहुमूल्य चीज आज समझाई है। अगले लेक्चर से मैं पॉलिटी से शुरुआत करूंगा और पॉलिटी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवाना शुरू करूंगा। अभी आज मैंने सिर्फ माइंडसेट समझाया है, अब आगे चल के मुझे बहुत चीज समझानी, टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ ऑप्शन, बहुत चीज समझानी है। उसके लिए मुझे आपका फ्रेश एनर्जी, बढ़िया दिमाग चाहिए। और पॉलिटी के क्योंकि मैं पीवाईक्यू करवा के आपको कुछ चीज समझाऊंगा, तो पॉलिटी की नॉलेज चाहिए। तो अगली सेशन में पॉलिटी की नॉलेज लेकर आइएगा। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट तक, सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, प्रियम्बल हो गया, टेरिटरीज ऑफ इंडिया हो गया, यानी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 और पार्ट 4 तक आप पढ़कर आइएगा। तो पॉलिटी को अच्छे से कंसोलिडेट भी कर लीजिएगा। और जब मैं आपको पॉलिटी की पीवाईक्यू करवाऊं, तो सिर्फ नॉलेज नहीं, माइंडसेट का यूज करेंगे, ध्यान रखिए। नॉलेज से नहीं करेंगे, थोड़ा माइंडसेट लगाएंगे। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर सवाल बनाने का स्टाइल समझेंगे, कहां पर ट्रैप करता है, कैसे ट्रैप करता है, क्या वर्ड्स यूज करता है। ये देखो कैसे उसने क्या ऑल और कैन को मिक्स कर दिया, नो और कैन को मिक्स कर दिया, ये कैसे कर रहा है, हमको ये समझना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस। अब नॉन एकेडमिक सेशन के लिए टेलीग्राम पे मैं आपके लिए एक लिंक शेयर करता हूं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आइएगा, नहीं है डाउट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ मैं आज नॉन एकेडमिक सेशन में आपके डाउट्स लूंगा, तो डाउट्स हो तो आइएगा, नहीं है डाउट्स तो दिस क्लास इज डन। आई होप यू एंजॉयड इट। तो आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉन्फिडेंस अंदर से बढ़ाते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू एवरीवन, अप्रिशिएटेड। आपको मजा आया, आपको अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मकसद यही था कि आपको मैं समझा सकूं।